उसने कागज़ कलम संभाला और चिट्ठी लिखनी शुरू की। उसने लिखा, माय डियरेस्ट कपिल, तुम्हारी चिट्ठी मिलना मुझे तुम्हारे मिलने जितना सुखद और रोमांचक लगा। डार्लिंग, आई लव यू, आई लव यू। मैं सच में मनी बेल्ट की बाबत सस्पेंस में थी। मैं कार की बाबत भी सस्पेंस में थी, लेकिन तुम्हारी बाबत मुझे कोई सस्पेंस नहीं, क्योंकि तुम पर मुझे अपने से ज़्यादा भरोसा है। अब सुनो पीछे की रिपोर्ट। पुलिस ने मोटर बोट तलाश कर ली है और वो लोग उसे किनारे पर ले आए हैं। तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि गुमशुदगी की तफ्तीश वही पुलिसिया कर रहा है जो कि हमारे पास डॉक्टर सिंगला की एलिबाई चेक करने आया था और जो अब एसीपी बन गया है। वो मेरे बयान पर और तुम्हारे मैंगलोर गमन पर साफ शक करता जान पड़ता है, लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है। वो लाख जोर लगा ले, अपने शक को यकीन में तब्दील नहीं कर सकता। मिसेस रोटोलो ने तुम्हें परफेक्ट एलिबाई दी है। खुद मैंने भी इस बात की तस्दीक की है कि किसी काम से सुबह जब मैं मिसेस रोटोलो के पास गई थी तब तुम अपने कॉटेज में थे और अपनी टाइपिंग में बिजी थे। मैंने पुलिस वालों को सदा के हार्ट केस की बात किया और उन्हें यह आइडिया सलकाया कि शायद बोर्ड पर सदा को फिर हार्ट अटैक हो गया हो और वो उससे होश खोकर या मर कर समुद्र में जा गिरा था। मुझे एसीपी मनोहर पावटे को वो बात हजम होते हुए दिखाई दी। कार की बाबत भी फिट हो गई है। मैंने उन लोगों को बोल दिया कि कार तुम सदा की जिद पर लेकर गए थे। प्लीज़ जल्दी आना, इधर तुम्हारे बिना सब सुना है। मैं तुमसे मिलने के लिए तड़प रही हूँ। तुम्हारी अपनी नमिता। उसने चिट्ठी को दोबारा पढ़ा, उसे लिफाफे में बंद किया और उस पर कोठारी के निर्देश के अनुसार नाम और पता लिखा। फिर तारदेव के रास्ते में कहीं से स्पीड पोस्ट करने के लिए उसने अपने हैंडबैग में रख लिया। एक बात उसे खटक रही थी। कोठारी ने मनी बेल्ट का जिक्र किया था, लेकिन ये नहीं लिखा था कि भीतर कितना माल था। उसने देखना जरूरी नहीं समझा था या उस बाबत लिखना जरूरी नहीं समझा था। बैंक मैनेजर का नाम रतन मेहता था। वो बायफोकल्स लगाने वाला अधगंजा दुबला पतला आदमी था जो कि शक्ल से ही बैंकर लगता था। प्रोफेशनल कर्टसी के साथ उसने नमिता को रिसीव किया। आप मिस्टर सदानंद पुणेकर को जानते हैं? नमिता यूं बोली जैसे उससे पूछ ना रही हो बल्कि उसे बता रही हो। मैनेजर ने सहमति में सर हिलाया। मैं मिसेस पुणेकर हूँ। मिस्टर पुणेकर का यहाँ सेविंग अकाउंट है, उसका बैलेंस जानना चाहती हूँ। जॉइंट अकाउंट? मैनेजर ने पूछा। नहीं, सिर्फ उनके नाम है, मैं नामिनी हूँ। आई एम सॉरी मैडम, बैलेंस तो नहीं बताया जा सकता। क्यों? मैं उनकी बीवी हूँ। किसी को नहीं बताया जा सकता। भले ही कोई इमरजेंसी आ गई हो, कोई हादसा हो गया हो। कैसी इमरजेंसी? कैसा हादसा? जो कल सुबह फिशिंग के लिए निकले मिस्टर पुणेकर के साथ हुआ, वो गायब है। पुलिस उनको तलाश करने की कोशिश कर रही है। ना मिले तो ये अखबार की खबर बनेगी। उसी सिलसिले में मैं ये जानना ज़रूरी है कि क्या उनकी गुमशुदगी के वक्त उनके अधिकार में कोई बहुत बड़ी रकम थी। ओह आई सी। नो, यू डोंट सी एनीथिंग। आपके पल्ले नहीं पड़ रहा कि मुझे ये अंदेशा सता रहा है कि मेरे हस्बैंड कहीं किन्हीं लुटेरों के शिकार तो नहीं बन गए। आई सी। अगेन? एक मिनट, प्लीज़ प्लीज़ मैम। नमिता खामोश हो गई। मैनेजर बैंक मेज़ पर पड़े कंप्यूटर की तरफ आकर्षित हुआ। कुछ देर वो कीबोर्ड खटखटाता रहा। आप हमारे मेजर अकाउंट होल्डर की धर्मपत्नी हैं, इसलिए नियम तोड़कर मैं आपको ये जानकारी दे रहा हूँ। थैंक यू। एक हालिया नकद निकासी है उनके खाते से, जिसकी वजह से बैलेंस काफ़ी डाउन आ गया है। कितना डाउन आ गया? नमिता ने मन ही मन सोचा। घड़ी में से बूंद निकाली होगी, 2 बूंद निकली होगी। 40 लाख रुपए। नमिता जैसे आसमान से गिरी। क्या? जी हाँ। बाकी क्या है? 1012 रुपये 60 पैसे। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। उसे खुद अपनी आवाज़ बहुत दूर से आती लगी, मशीन की तरह, जैसे किसी सम्मोहन की जकड़ में हो। चलती वो बाहर सड़क पर पहुंची। क्या मतलब हुआ इतनी बड़ी रकम निकालने का? शायद दूसरे बैंक में जमा करा दी हो। ऐसा करना था तो नकद निकासी का क्या मतलब? रकम तो हाथ लगाए बिना दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र की जा सकती थी। दूसरा बैंक ओमेगा के ऑफिस के करीब ग्रांट रोड पर था। अपने उस बैंक के अकाउंट को सदा अपने एक्टिव अकाउंट नहीं बताया करता था। बकौल सदा वो ऑल्टरनेट अकाउंट था जो एफडी की वजह से ज़रूरी था और जिसके इस्तेमाल की नौबत शायद ही कभी आती थी। इसी वजह से नमिता ने जब तारदेव वाले उसके बैंक अकाउंट की बाबत सोचा था तब उस अकाउंट का उसे ख्याल तक नहीं आया था। वो ब्रांच मैनेजर के पास गई। बैलेंस बताने की बात पर वहाँ भी पहले बैंक जैसी हुज्जत हुई, लेकिन आखिरकार वो भी मान ही गया।
5 दिन पहले सदा ने वहाँ से 31 लाख रुपए निकाले थे। 31 लाख? ऑल्टरनेट अकाउंट में इतना पैसा? बैलेंस 1,487 रुपये 40 पैसे। उफ, कोई वजह नहीं थी, लेकिन उस घड़ी उसे अपनी 5 करोड़ की एफडी भी डामाडोल लगने लगी। नहीं नहीं, ये उसका वहम था। सदा उसे छू भी नहीं सकता था। वो उसके हक में वाटर प्रूफ, एयर टाइट और स्टील जैकेटेड एफडी थी। वो एफडी सेक्शन में पहुंची, उसके इंचार्ज अकाउंटेंट के रूबरू हुई। मेरी यहाँ एक एफडी है, मैं आपके ब्याज के बारे में पता करना चाहती हूँ कि वो रेगुलर और करेक्ट लग रहा है कि नहीं। कितने की एफडी है मैम? 5 करोड़ की। अकाउंटेंट ने नए सम्मान के साथ नमिता की तरफ देखा, फिर अपने कंप्यूटर के हवाले हुआ। कई क्षण खामोशी रही। ये एफडी तो क्लोज हो चुकी है। नमिता जैसे कुर्सी पर बैठे बैठे मर गई। आपकी तबीयत ठीक है मैम? कब क्लोज हुई? पिछले हफ्ते। किसने कराई और क्यों? अब ये सब तो बताने का नियम नहीं है। भाड़ में गया तुम्हारा नियम। ये कोई आम एफडी नहीं थी, ये एफडी ट्रस्टीशिप के तहत थी, जो कि तो जाकर आप ट्रस्टी से मिलिए मैम। मैं मामूली अकाउंटेंट हूँ, मेरे अधिकार मामूली हैं। मैं जो कुछ आपको बता सकता था मैंने बता दिया। ट्रस्टी का नाम उसे मालूम था कि वानखेड़े था। मिस्टर वानखेड़े इस वक्त ऑफिस में है? अकाउंटेंट ने खेत के भाव से इनकार में सही लाया। क्यों? अभी तो 11:30 ही बजे हैं। मैडम, उनकी डेथ हो चुकी है। क्या? 4 महीने पहले ऑफिस में ही हार्ट फेल हो गया था। ओह, तो उनकी जगह चीफ मैनेजर कौन है अब? पटेल साहब। इसी ब्रांच के हैं या मिस्टर वानखेड़े की जगह लेने बाहर से आए हैं? बाहर से आए हैं मैम, साइन ब्रांच से। कहाँ मिलेंगे इस समय? अकाउंटेंट ने एक चपरासी को बुलाकर नमिता को उसके हवाले किया। चपरासी उसे एक सजे सजाए ऑफिस में चीफ मैनेजर के पीए के पास पहुंच गया। मेरे को मिस्टर पटेल से मिलना है, वो उतावली स्वर में बोली। आपका अपॉइंटमेंट है मैम? पीए युवती ने कहा। नहीं है, लेकिन चीफ मैनेजर साहब विदाउट अपॉइंटमेंट कस्टमर से दोपहर बाद 3 से 4 बजे तक मिलते हैं, इसलिए आप। नमिता के जबड़े बिछ गए। वो दृढ़ कदमों से उस बंद दरवाजे की तरफ बढ़ी जिसके ग्लास विंडो पर एन पटेल चीफ मैनेजर लिखा था। मैम मैम! युवती उछलकर अपनी सीट पर से उठी और झपट कर उसके और दरवाजे के बीच पहुंची। गेट आउट ऑफ माई वे डैम यू! उसको परे धकेलती नमिता आगे बढ़ी और भीतरी ऑफिस में दाखिल हुई। चीफ मैनेजर साहब भीतर बैठे पिज़्ज़ा खा रहे थे। यस, पिज़्ज़ा से भरे मुंह से वो बोला। आई हैव टू सी यू नाउ ऑन एन अर्जेंट बिजनेस एंड डोंट आस्क मी अबाउट अपॉइंटमेंट। यू नो आई डोंट हैव वन। चीफ मैनेजर पटेल ने आंख भरकर उसके आदित्य सुंदरता का रसास्वादन किया। सर ये जबरदस्ती। इट्स ऑल राइट मिल पोपली, प्लीज शट द डोर। पीए दरवाजे पर से गायब हो गई। आइए बैठिए। थैंक यू। भुनभुनाते हुए वो एक कुर्सी पर ढेर हुई। पटेल ने पिज़्ज़ा की प्लेट एक तरफ बढ़ा दी। लीजिए। नो थैंक्स, मैं। बहुत बढ़िया है, मेरी बीवी खुद बनाती है। बस 2 ही काम बढ़िया करती है, एक पिज़्ज़ा बनाती है और दूसरे। और क्या? यूं ही नमिता के मुंह से निकल गया। मुझे उल्लू बनाती है। हा 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 हा। चीफ मैनेजर पटेल आदतन खुश मिजाज आदमी जान पड़ता था। फरमाइए, क्या खिदमत कर सकता हूँ मैं आपकी? जवाब में नमिता ने उसे 5 करोड़ के अनब्रेकेबल एफडी और उसकी स्पेशल ट्रस्टशिप की बात करी। बैंक में ट्रस्टीशिप इंडिविजुअल से नहीं, उसकी पोस्ट से चलती है मैम। इसलिए अपनी चीफ मैनेजर की कैपेसिटी में वानखेड़े की जगह, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, ट्रस्टी होता तो मैं होता। तो क्या मतलब? अगर आप चीफ मैनेजर हैं, बराबर हूँ, तो आप ट्रस्टी हैं। लेकिन जब एफडी ही ख़त्म है, आपने खुद बोला, डीलिंग अकाउंटेंट से कंफर्म किया, तो मैं ट्रस्टी किस बात का हुआ? एफडी क्यों ख़त्म है, क्यों कल ख़त्म है, यही तो मैं जानना चाहती हूँ। जो काम नहीं हो सकता था वो कैसे हो गया? ओ वो मैं देखता हूँ। वो अपने कंप्यूटर के हवाले हुआ। उतनी देर आप पिज़्ज़ा खाइए, एक स्लाइस तो ले ही लीजिए मैम। वैसी कोई कोशिश उसने नहीं की। उस वक्त उसका जी चाह रहा था कि वो उस मुंह जले का कलेजा भून के खाए जो कहता था कि एफडी ख़त्म थी। कितनी ही देर वो कंप्यूटर से उलझा रहा,
आखिरकार वो फिर नमिता की तरफ आकर्षित हुआ। तो आप कहती हैं कि आप मिस्टर सदानंद पुणेकर की पत्नी हैं? कहती नहीं हूँ। हाल में शादी की? नहीं, 3 साल होने को आ रहे हैं। उतना ही अरसा पहले वो इतनी बड़ी रकम की एफडी वजूद में आई थी? हाँ, वो अपने हस्बैंड की तरफ से मुझे मिली शादी का तोहफा था। कमाल है। क्या कमाल है? जवाब देने की जगह वो प्लेट में से उठाकर पिज़्ज़ा खाने लगा। आप कहाँ रहती हैं? नमिता ने उसे बताया। अब ये कहना चाहती हैं कि आप मिस्टर पुणेकर के साथ रहती हैं? और कहाँ रहूँगी मैं? मुंबई से बाहर कहीं किसी कदरन छोटी जगह पर। हाँ, खामखा। बहरहाल आपका क्लेम है कि आप मिस्टर पुणेकर की पत्नी हैं। क्लेम? व्हाट नॉनसेंस। इस ब्रांच में कोई आपको जानता है? हाँ, वानखेड़े साहब जानते थे, पर वो बेचारे तो दूसरी दुनिया में हैं। उनके बाद से और भी काफ़ी सारा स्टाफ ट्रांसफ़र हो गया है, इसलिए बड़ी प्रॉब्लम है। क्या क्या प्रॉब्लम है? बताता हूँ। उसने फ़ोन उठाया, उस पर 2 डिजिट का एक नंबर डायल किया। मोदी, कम हेयर इमीडिएटली। उसने और कोई बात किए बिना फ़ोन रख दिया। 1 मिनट मैम। नमिता ने जबरन सहमति में सर हिलाया। 1 मिनट बाद एक सूटधारी व्यक्ति वहां पहुंचा। पटेल के इशारे पर वो नमिता से परे एक विजिटर्स चेयर पर बैठ गया। दोनों गंभीरता से गुजराती में बतियाने लगे, जिसका कोई शब्द नमिता की समझ में आया तो मतलब समझ में ना आया। आखिरकार मोदी कुर्सी पर से उठा और चुपचाप वहां से बाहर निकल गया। नमिता ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला तो पटेल ने पहले ही उसे 1 मिनट, बस 1 मिनट कहकर चुप करा दिया। कमीने। बेचैनी से पहलू बदलते उसने सोचा, खामा सस्पेंस फैला रखा है। उल्टे पांव एक फाइल के साथ मोदी वापस लौटा। इस बार नमिता से परे बैठने की जगह वो उसके बाजू की विजिटर्स चेयर पर बैठा। मैम, जरा मेरी तरफ तवज्जो दीजिए। वजह? मैं आपसे 2 बातें करना चाहता हूँ। क्यों कहना चाहते हैं? पहले पता तो लगे कि आप हैं कौन। मिस्टर मोदी, पटेल बोला, एफडी सेक्शन में मैनेजर हैं। जिस एफडी का आप जिक्र कर रही हैं उसकी बाबत ये बेहतर जानते हैं। ओके, कहिए मिस्टर मोदी, कौन सी 2 बातें कहना चाहते हैं आप? एक तो कहना नहीं बल्कि पूछना चाहता हूँ, क्या मिस्टर सदानंद पुणेकर की 2 बीवियाँ हैं? क्या कह रहे हैं आप? एक नमिता पुणेकर और दूसरी कोई और कौन? मतलब आप? व्हाट नॉनसेंस। अरे मैं ही तो नमिता पुणेकर हूँ। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता था वो ये थी कि इम्पर्सनेशन इज़ अ क्राइम। क्या? किसी दूसरे की आइडेंटिटी अख्तियार करना अपराध है। यूँ आइडेंटिटी अख्तियार करके उससे कोई मटेरियल बेनिफिट हासिल करने की कोशिश करना और भी बड़ा जुर्म है। क्या क्या बक रहे हैं आप? मैं यहाँ अपनी एफडी की बाबत दरियाफ्त करने आई हूँ और आप कोई और वाही तवाही बके जा रहे हैं। आपको उसी का जवाब दिया जा रहा है मैडम। क्या? किसी शख्स की 2 बीवियां हो सकती हैं, लेकिन दोनों का नाम नमिता हो, इतना बड़ा इत्तेफाक नहीं हो सकता। क्या कह रहे हैं आप? मिस्टर सदानंद पुणेकर की पत्नी नमिता पुणेकर मर चुकी है और इसी वजह से एफडी भंग की गई है। अब मैं ब्याज रकम मिस्टर पुणेकर को सौंप दी गई है। नमिता हक्की बक्की सी उसका मुंह देखने लगी। कौन कहता है ये? डॉक्यूमेंट्स कहते हैं। मिस्टर पुणेकर का एफिडेविट कहता है। मिसेस नमिता पुणेकर का डेथ सर्टिफिकेट कहता है। डेथ सर्टिफिकेट? जी देखिए। मोदी ने फाइल खोलकर उसके सामने रखी। बाकायदा शमशान घाट से जारी हुआ है और डॉक्यूमेंट्स भी देख लीजिए आप। ये सर्टिफिकेट जाली है, ये एफिडेविट झूठा है, धोखा है, फ्रॉड है। धीरे बोलिए मैडम, पटेल चेतावनी भरे स्वर में बोला, वरना बैंक यहीं इकट्ठा हो जाएगा। किसके साथ धोखा है और किसके साथ फ्रॉड है? मेरे साथ धोखा है, मेरे साथ फ्रॉड है। आप हैं कौन? हे भगवान, मैं नमिता पुणेकर हूँ, सदानंद पुणेकर की इकलौती ब्याहता बीवी हूँ। साबित करके दिखाइए। मैं क्यों साबित करके दिखाऊं? आप साबित करके दिखाइए कि मैं नहीं हूँ। हमें कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है। हमारी तरफ से ये केस क्लोज्ड है। आप ऐसे पेश आएंगे तो मैं कहूँगी कि आप लोग भी फ्रॉड में शामिल हैं। मैडम, दिस इज स्लैंडर। यू कैन बी sued फॉर दैट। यू टू कैन बी sued फॉर कंट्रीब्यूटिंग टू अ फ्रॉड। हमने कोई फ्रॉड नहीं किया, हमारे डॉक्यूमेंट्स चौकस हैं।
हमें यकीन नहीं, पटेल बोला, कि कोई फ्रॉड हुआ है। फिर भी अगर आप ऐसा समझती हैं तो वो मिस्टर पुणेकर ने किया है। अगर वो आपके पति हैं तो आप उन्हें यहाँ लेकर आइए ताकि उनकी ज़बानी इस बात की तस्दीक हो सके कि आप उनकी बीवी हैं। न सिर्फ बीवी हैं बल्कि वो बीवी हैं जिसका डेथ सर्टिफिकेट उन्होंने हमारे यहाँ जमा कराया है। आप बुलाइए उन्हें यहाँ ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। ऐसे नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो गायब हैं। आपकी सहूलियत के लिए, ताकि वो आकर आपकी पोल ना खोल सके, हाँ, कि आप उनकी बीवी नहीं हैं। ऐसी बात नहीं है, ये हकीकत है। कल सुबह वो अपनी बोट पर समुद्र में फ़िशिंग के लिए निकले और वो वहाँ से लौटने के टाइम पर लौट कर नहीं आए थे। उनकी मोटर बोट उनके बिना समुद्र में लंगर के सहारे डोलती खड़ी पाई गई थी। पुलिस केस की तफ्तीश कर रही है। आप चाहें तो गोरई पुलिस स्टेशन से इस बात दरियाफ्त कर लें। एसएचओ का नाम विनोद नगरकर है और सर्कस ऑफिसर एसीपी मनोहर पावटे हैं। आप दोनों में से किसी को भी फ़ोन लगा लें। उसके रुआसी स्वर का दोनों बैंक अधिकारियों पर प्रत्याशित प्रभाव पड़ा। दोनों के चेहरों पर हमदर्दी के भाव आए। एसीपी मनोहर पावटे न सिर्फ मिस्टर पुणेकर की गुमशुदगी की तस्दीक करेगा बल्कि ये भी तस्दीक करेगा कि मैं गुमशुदा शख्स की बीवी नमिता पुणेकर हूँ। आप फ़ोन लगाइए। किसी ने वो कोशिश नहीं की। 3 साल की ब्याहता बीवी को कहीं यूं एक फर्जी डेथ सर्टिफिकेट के दम पर खारिज किया जा सकता है? यहाँ ग्रांट रोड पर ही मिस्टर पुणेकर का ऑफिस है। आप ऑफिस से किसी को भी बुलाइए और मेरे को उससे रूबरू कराइए, फिर देखिए क्या जवाब मिलता है। दोनों अधिकारियों की निगाहें मिली। आपको एफडी को चेक कराना क्यों सूझा? मोदी ने पूछा। क्योंकि पुलिस को अंदेशा है कि मिस्टर पुणेकर को लूटने की कोशिश की गई थी और उसी कोशिश में, या शायद कोशिश को छुपाने के लिए, उन्हें उन्हें मार डाला गया या लाश समुद्र में बहा दी गई थी। मिस्टर पुणेकर बॉडी पर मनी बेल्ट पहनते हैं और उसमें काफ़ी रकम रखते हैं। वो रकम काफ़ी से भी ज़्यादा तो नहीं थी। ये जानने के लिए मैं उनके बैंक अकाउंट चेक करने निकली थी। मुझे अभी मालूम हुआ कि हाल ही में उन्होंने अपने तारदेव वाले बैंक के अकाउंट से 40 लाख रुपए निकाले थे और ऐसे ही यहाँ के सेविंग अकाउंट से 31 लाख रुपए निकाले थे। दोनों खातों में बस इतना ही पैसा था जो कि उन्होंने चंद रुपयों को छोड़कर पूरे का पूरा निकाल लिया था। इतनी बड़ी रकम उनके पास होना अपनी हालत आ बैल मुझे करने जैसा था और यही हालत शायद उनकी हुई थी। तब क्योंकि मैं यहीं थी इसलिए मुझे एफडी को भी चेक कराने का ख्याल आ गया। तो जो जवाब मिला उससे तो मेरे पैरों के नीचे की ज़मीन ही खिसक गई। अब आप कहते हैं कि मैं मिस्टर पुणेकर की बीवी ही नहीं हूँ। हम क्या करते मैम, मिस्टर पुणेकर मकबूल आदमी हैं, बैंक के प्रेफर्ड कस्टमर हैं। उनकी बात पर, उनके शोक समाचार पर और उनके द्वारा पेश किए गए डेथ सर्टिफिकेट पर शक करने की कोई वजह ही नहीं थी। मैं ऐसे शख्स की बीवी हूँ इसलिए मुझे भी तो लोग जानते हैं। हम तो नहीं जानते ना मैम आपको। हम दोनों इस ब्रांच में नए हैं। यहाँ का काफ़ी सारा स्टाफ भी, मैंने पहले आपको बताया कि नया है। और फिर पैसा तो यही है, मोदी ने कहा। क्या क्या मतलब? मिस्टर पुणेकर ने एफडी का सिर्फ अप टू डेट इंटरेस्ट कैश में कलेक्ट किया था। एफडी की मूल राशि 5 करोड़ रुपया उन्होंने अपनी कंपनी के ओमेगा इंटरनेशनल के करंट अकाउंट में जमा करा दिया था जो किसी बैंक में है। ऐसा क्यों किया उन्होंने? अब हमें क्या पता मैम। बाय ट्रांसफ़र डिपॉजिट पर कौन सवाल करता है? इंटरेस्ट? ब्याज कितना बना था? पटेल ने फिर कंप्यूटर की बोर्ड ठकठकाया। 2 साल 10 महीने का ब्याज अदा किया गया था जो कि तकरीबन 1 करोड़ 5 लाख रुपए बना था। इतना पैसा वो नकद साथ लेके गए जबकि 2 और अकाउंट से निकाला कोई 71 लाख रुपया पहले से उनके पास था। इतना रुपया कैसे हैंडल किया उन्होंने? बड़ी आसानी से। कैसे? कोई 1.25 करोड़ रुपया यूरो में कन्वर्ट करा दिया। ग्रांट रोड पर ही एक मनी चेंजर है जिसे हमने मिस्टर पुणेकर के लिए यहीं बुला लिया था। उसने रुपए को बदले में कोई 3,16,000 यूरो सौंप दिए थे। पेमेंट के ज़्यादातर नोट क्योंकि 500 यूरो के थे इसलिए सारी रकम का कोई बहुत बड़ा बल्क नहीं बना था, इसलिए आसानी से मनी बेल्ट में आ गया था। मनी बेल्ट में इतना माल, और मनी बेल्ट कोठारी के कब्जे में। उफ, हे भगवान!
क्या इसलिए उसने रकम का जिक्र नहीं किया था क्योंकि वो अप्रत्याशित रूप से बहुत बड़ी थी? कोठारी पर से एक बार फिर उसका विश्वास डगमगाया। अब आप क्या करेंगे? वो बोली। हम क्या करेंगे? हमारी तरफ से तो केस क्लोज्ड है। आपको फ्रॉड का अंदेशा है और आप वाकई मिसेस पुणेकर हैं और जिंदा हैं, तो आप पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा सकती हैं मैम। मेरे पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने से आप इंक्वायरी से बच जाएंगे? आप बच जाएंगी? मुझे किस बात से बचना है? मेरे पर कौन सा चार्ज आयद होता है? इम्पर्सनेशन का। तो आप ये राग अलापना छोड़ेंगे नहीं कि मैं बीवी नहीं फ्रॉड हूँ? अब हम क्या कहें? क्यों नहीं कहें? हमारे सामने जो केस फाइल है, भाड़ में गई आपकी केस फाइल। मुझे लगता है कि आपने जो किया है इरादतन, जो केस फाइल बनाई है वो या तो मिस्टर पुणेकर को ऑब्लाइज करने के लिए बनाई है और या आप लोगों ने उनसे रिश्वत खाई है। मैडम, अगर आप गैर जिम्मेदाराना बात करेंगी तो आपको इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आप तभी फ़ोन की घंटी बजी। पटेल ने कॉल रिसीव की। उसने कुछ क्षण दूसरी ओर से आती आवाज़ सुनी, फिर माउथ पीस को हाथ से ढककर बोला, आपकी कार सफ़ेद रंग की वैन है? आपने उसे बैंक के सामने खड़ा किया है? कार? कार? हे भगवान, क्या उनकी अकल मारी गई थी? अब वो दरबान कहता है कि ट्रैफिक का एसआई बोल के गया है कि अगर 5 मिनट में कार वहाँ से ना हटाई गई तो चालान होगा। आई डोंट केयर। अब फ़ोन बंद कीजिए और इधर मेरी तरफ तवज्जो दीजिए। पटेल ने फ़ोन वापस क्रेडर पर रख दिया। ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है जिस पर मेरी तस्वीर है और मेरा नाम पता दर्ज है। आप बार बार कहते हैं कि मैं साबित करके दिखाऊं कि मैं मिसेस नमिता पुणेकर हूँ। ये है सबूत मेरे मिसेस नमिता पुणेकर होने का। चौकस कीजिए। दोनों अधिकारियों ने ड्राइविंग लाइसेंस का बारीक मुआयना किया। लाइसेंस नकली बन जाता है मैम, आखिरकार पटेल बोला। पासपोर्ट तक नकली बन जाता है? और तो ड्राइविंग लाइसेंस की तो क्या ही बिसात है। तो आप समझते हैं कि ये लाइसेंस नकली है? क्यों नहीं हो सकता? अगर ये नकली हो सकता है तो आपकी फाइल में लगा डेथ सर्टिफिकेट क्यों नहीं नकली हो सकता? डेथ सर्टिफिकेट के नकली होने की कोई वजह नहीं होती। वो पैसा, मोदी बोला, जिसकी एफडी कराई गई थी, आखिर था तो मिस्टर पुणेकर का ही, जो उन्होंने एफडी के लिए ओमेगा के अकाउंट से निकाला था और अब वहीं वापस जमा करा दिया था। इसके लिए उन्हें नकली डेथ सर्टिफिकेट पैदा करने की क्या ज़रूरत थी? बराबर ज़रूरत थी। एक तो आप साहिबान करोड़ रुपए से ज़्यादा की उस रकम को भूल रहे हैं जो कि बतौर ब्याज उन्हें हासिल हुई। दूसरे, उस एफडी की शर्तें ऐसी थी कि एक बार उसके जारी हो जाने के बाद वो मेरी मौत की सूरत में ही उस रकम को छू सकते थे। ये थी नकली डेथ सर्टिफिकेट पैदा करने की ज़रूरत। अब आप ऐसी कोई ज़रूरत मुझे नकली ड्राइविंग लाइसेंस पैदा करने की बताइए। कोई कुछ नहीं बोला। और ये ना भूलिए कि ये साबित करना कोई मुश्किल काम नहीं होगा कि डेथ सर्टिफिकेट नकली है या नहीं। ऐसी कोई पड़ताल होगी तो मेरा ड्राइविंग लाइसेंस एकदम चौकस पाया जाएगा और आपकी फाइल में लगा ये डेथ सर्टिफिकेट जाली पाया जाएगा। ऐसा होगा तो हमें अफसोस होगा। हमने जो किया है नियमों के अनुरूप किया है। आप बेशक पुलिस के पास जा सकती हैं। वो तो मैं जाऊंगी ही और साबित करा के रहूंगी कि इतने बड़े फ्रॉड में आप भी शामिल थे, क्योंकि ये मिली भगत के बिना तो हो नहीं सकता। क्योंकि पहले मैं एक और काम करूंगी और वो मैं आपसे कराऊंगी। क्या? एफडी के लिए फॉर्म भरा जाता है जिस पर एफडी कराने वाले के साइन होते हैं और उनकी तस्वीर चिपकाई जाती है। आप अपने रिकॉर्ड से इस एफडी का फॉर्म निकलवाइए और मेरे सामने चेक कीजिए कि उस पर मेरी तस्वीर चिपकी हुई है या नहीं, उस पर मेरे साइन हैं या नहीं। दोनों अफसरों की फिर से निगाह मिली। और अब ये ना कहिएगा क्योंकि एफडी क्लोज हो चुकी है इसलिए फॉर्म नष्ट कर दिया गया है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि बैंक का रिकॉर्ड यूँ नष्ट नहीं किया जाता। किया जाता है तो वही रिकॉर्ड नष्ट किया जाता है जो 10 साल से ज़्यादा पुराना हो। फॉर्म निकलवाया गया। उस पर से नमिता पुणेकर की तस्वीर गायब पाई गई। साफ पता लग रहा था कि वो तस्वीर वहाँ से उखाड़ ली गई है। तस्वीर कहाँ गई? नमिता के मुंह से निकला। पटेल ने अनभिज्ञता में कंधे उचकाए। हमें तो ये आप ही की कोई कारस्तानी जान पड़ती है, मोदी के मुंह से निकला। खामखा मुंह ना फाड़िए, सोच समझ कर बात मुंह से निकालिए वरना आप भी पछताएंगे, नमिता चिढ़कर बोली। तस्वीर एक्सीडेंटली उखड़ के गिर सकती है, गम वीक हो या ठीक से ना लगाया गया हो तो ऐसा हो जाता है।
पटेल जल्दी से बोला। और साइन? साइन भाप बनकर हवा में उड़ सकते हैं? पटेल ने फॉर्म पर हुए साइन का मुआयना किया, उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस पर हुए साइन से मिलाकर देखा। साइन जाली बनवाए जा सकते हैं। फिर वो बोला, अभ्यास से किसी के भी साइन करना सीखा जा सकता है, और ये अभ्यास मैंने किया हुआ है, आप ये कहना चाहते हैं? हो सकता है, आखिर ऐसे ही साइन आपने जाली ड्राइविंग लाइसेंस पर भी तो बनाए ही हैं। उफ, नकल के लिए असल उपलब्ध होना चाहिए। आप क्या कहना चाहती हैं? मुझे कैसे मालूम पड़ सकता था कि इस फॉर्म पर कैसे साइन किए गए थे? वो तो कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ 100 से ज़्यादा आदमी काम करते हैं, ईमानदारी की सनद किसी को नहीं मिली हुई। लिहाजा मैंने किसी को पटा के जाना कि इस फॉर्म पर साइन किस किस्म के थे। जी, और उसी को फॉर्म से तस्वीर उखाड़ देने को आपने बोला। ओह माय गॉड! नमिता ने गहरी सांस ली। बहुत बोलते हो मिस्टर मोदी, तुम्हारी तो मैं खास खबर लूँगी। मैडम, आप मुझे धमका रही हैं? हाँ, अब वार्निंग दे रही हूँ आप दोनों को, आपके बैंक को। 3 दिन में मेरी एफडी रिवाइव हो जाए, पूरा पैसा वापस एफडी अकाउंट में पहुँच जाए, वरना आप जेल में होंगे। उसने पटेल के हाथ से अपना ड्राइविंग लाइसेंस खींच कर निकाला और फर्श को रौंदती हुई वहाँ से रुखसत हुई। नगरकर मनोहर पावटे के ऑफिस में गया। हवलदार खोटे, जो मिसेस रोटोलो से मिलने गया था, लौट आया है। उसने बताया कि डॉक्टर देश पांडे का अपना रेजिडेंस कम क्लिनिक वर्ली में सिद्धार्थ नगर में था जी। और साथ में कोलाबा और जोगेश्वरी के 2 प्राइवेट क्लिनिक्स में भी विजिट करता था। पिछले साल वो अपनी प्रैक्टिस से रिटायर हो गया था, अपने बेटे के पास कनाडा चला गया था। पक्का ही माइग्रेट कर गया था या लौटने के लिए गया, ये तो नहीं मालूम करो। नगर ने सहमति में सर हिलाया, बोला, मिसेस रोटोलो से एक बात और पता चली है कि डॉक्टर देशपांडे ने जब अपनी प्रैक्टिस वाइंड अप की तो अपने बाकी सारे पेशेंट दादर के डॉक्टर प्रफुल्ल सिंगला को ट्रांसफ़र कर दिए। डॉक्टर सिंगला? बोला मैं। हाँ, सुना। कुछ पता चला उसका? नहीं, अपने क्लिनिक पर कहीं भी उसकी वापसी फ़िलहाल नहीं हुई है। ओह। अपने जो पेशेंट्स देश पांडे ने सिंगला के पास ट्रांसफ़र किए थे, उनमें सदानंद पुड़ेकर भी था। लेकिन फ़ायदा क्या, डॉक्टर सिंगला गायब और देश पांडे हमारी पहुंच से बाहर कनाडा में। आप क्या फ़ायदा चाहते हैं? भाई, गुमशुदा की बीवी कहती है कि उसे हार्ट अटैक हुआ। हो सकता है, उसके डॉक्टर से ही तो उसकी मेडिकल केस हिस्ट्री का पता चल पाएगा ना। तुम किसी तरह से डॉक्टर देश पांडे का कनाडा का टेलीफोन नंबर मालूम करो। किसी न किसी को, पुणेकर की बीवी को, मिसेस रोटेले को, किसी और पेशेंट को, डॉक्टर सिंगला की गैर हाजिरी में उसके क्लिनिक की नर्स को ज़रूर मालूम होगा। मालूम हो जाए तो बोलना, फिर हम फ़ोन पर उससे कनाडा बात करेंगे। ओके? यस सर। अंगारों पर लौटती नमिता गोरई लौटी। सारे रास्ते वो एक ही बात सोचती आई थी, क्यों किया सदा ने ऐसा? क्यों उसने अपने बैंक अकाउंट्स पर यूँ झाड़ू फेरा? एफडी तोड़ाने की जो हरकत उसने की थी, उससे तो जाहिर होता था कि उसे अपनी हसीन तरीन बीवी की कोई परवाह नहीं रही थी, कोई चाह नहीं रही थी। क्या सदा को उसके और कोठारी के अफेयर की खबर लग गई थी, जिसकी उसने उसे ये सज़ा दी? या उसे इल्हाम हो गया था कि वो जान से जाने वाला था और उसने अपने मुकम्मल माल के साथ पहले ही कहीं खिसक जाने का फैसला किया था? लेकिन खिसक तो नहीं सका था। कैसे वो इस बात पर एतबार लाती? वो सोच ही नहीं सकती थी कि सदा उससे विमुख हो सकता था। वो खतरनाक आदमी था। वो उसके कोठारी से अफेयर से भटका होता तो वो कोठारी की खबर लेता। बाजरिया डिमोलिशन स्क्वाड को वो उसकी लाश का पता भी ना लगने देता। कॉटेज पर पहुंचते ही वो सीधी बार पर पहुंची। उसने वोदका का एक बड़ा पैक बनाया और उसे गटागट हलक से उतारा। माँ बहन की गालियाँ बकते हुए उसने दूसरा पैक तैयार किया। तभी मेड वहाँ पहुँची। मैडम, खाना लगा दूँ? दफ़ा हो जाए यहाँ से। मेड सहम कर पीछे हटी और वहाँ से हवा हो गई। हरामज़ादा, कुत्ते का पिल्ला, कंजर! अपने नए पैक के साथ वो बार पर से हटी और आकर सोफे पर ढेर हुई। तब उसे एहसास हुआ कि वो गालियों से सदा को नहीं, कोठारी को नवाज रही थी। उसने सदा की बेल्ट कब्जाई थी, तो ये तो नहीं हो सकता था कि उसने देखा नहीं था कि भीतर कितना माल था। उसे इसी वजह से उसकी बाबत उसे खबर करनी चाहिए थी कि माल अप्रत्याशित रूप से ज़्यादा था। जब वो मनी बेल्ट में बड़ी हद 50 लाख रुपए की कल्पना कर रही थी, तो तब उसके
मन में कोठारी की नीयत को लेकर शक का कीड़ा कुलबुलाया था। 2.25 करोड़ की रकम के कोठारी के कब्जे में होने का ख्याल तो उसे दीवाना किए दे रहा था। क्या कोठारी को पहले ही मनी बेल्ट में किसी बड़ी रकम के मौजूद होने का हिंट मिल गया था? क्या पता लगता था वो सदा का राजदां था। जो कुछ उसने बैंकों में किया था, क्या पता उसकी बाबत कोठारी को पहले से ही मालूम हो। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता था? वो और कुछ उसे बताता या ना बताता। इतना बेमुरब्बत नहीं हो सकता था कि ये भी ना बताता कि सदा किसी तरीके से एफडी तुड़ाने में कामयाब हो गया था। ज़रूर उसे वो बात मालूम ही नहीं थी। उसके मन में कोठारी के लिए हिमायत आई, क्योंकि ये बात स्थापित थी कि एफडी नहीं तोड़ाई जा सकती थी। लेकिन शंका ने फिर सर उठाया। उसने चिट्ठी में मनी बेल्ट का जिक्र क्यों नहीं किया? अगर उसका इरादा माल के साथ खिसक जाने का था तो चिट्ठी ही क्यों लिखी? ये क्यों कहा कि मैंगलोर जा रहा था? झूठ कहा, असल में कहीं भी चला गया। तो ये क्यों कहा कि वो वहाँ पोस्टमास्टर की मार्फत उसे चिट्ठी लिख सकती थी? चिट्ठी जीपीओ में पड़ी सड़ती रहती, उसे क्यों कर पता चलता कि वो उसे कलेक्ट करने के लिए मैंगलोर में था या नहीं? फ़ौरन खबर करना पीछे क्या हो रहा है, सब कुछ लिखना। और उसने घबरा कर सोचा, अहमकों की तरह सब कुछ लिख दिया था। लिख क्या दिया था? जहन्नुम में अपनी सीट सुरक्षित करा ली थी। अपने षड्यंत्र की, अपने अफेयर की सब पोल खुद खोल के रख दी थी। वो चिट्ठी नहीं थी, उसका इकबालिया बयान था, जो पुलिस के हाथ पड़ जाता तो ये साबित करने के लिए कि सदा का कत्ल हुआ था और उस साजिश में उसकी बराबर की शिरकत थी, किसी अतिरिक्त सबूत की ज़रूरत ही नहीं होती। हे भगवान, क्या उस पर नाजायज़ इश्क का बुखार यूं हावी हुआ था कि चिट्ठी लिखते वक्त वो आपे से बाहर हो गई थी और कागज़ पर सब उगल बैठी? जो अंदेशे उसे अब सता रहे थे, उन्होंने क्यों तब अपना सर नहीं उठाया जबकि वो चिट्ठी लिख रही थी? उसने चिट्ठी नहीं लिखी थी, अपनी मौत के फरमान को खुद मोहर बंद किया था। क्या उस चिट्ठी को डाकखाने से वापस हासिल करने का कोई जरिया मुमकिन था? क्या पता। नर्वस भाव में उसने अपनी वोदका ख़त्म की। उसे नया काम बनाने का ख्याल किया, लेकिन अक्ल ने हामी नहीं भरी। जाम की जगह उसने एक सिगरेट सुलगाया। अब उसे ये भी सूझ रहा था कि क्यों कोठारी की जिद थी कि पहला कदम वो उठाए, ताकि वारदात में उसकी बराबर की शिरकत हो। वो बाखूबी सब कुछ खुद कर सकता था। सोए हुए सदा पर फूलदान से उसका वार करना कतई ज़रूरी नहीं था। उसने उसे बातों में भरमा के ऐसा करने के लिए तैयार किया था, ताकि उल्टी पड़ जाने पर वो वारदात से उससे पल्ला न झाड़ सके। सन ऑफ बिच, लॉजी सन ऑफ बिच। कमीने ने जानबूझकर उसे सब कुछ लिखने के लिए उकसाया। पुलिस की तफ्तीश से भी बड़ा मसला अब उस नामुराद चिट्ठी की वजह से खामखा बन गया था। वो चिट्ठी पुलिस के हाथ ना लगे, उसके लिए ज़रूरी था कि अब ज़्यादा से ज़्यादा देर तक कोठारी पुलिस के हाथ ना लगे। उनका कोठारी के पीछे पड़ना इस बात का सबूत होता कि उनके मन में ये संभावना प्रबल थी कि जो हुआ वो कोठारी का वन मैन शो हो सकता था। उसका फरार हो जाना इस संभावना को बल देता था। उसने अपने लिए जो एलिबाई गढ़ी थी वो आखिर इतनी मजबूत नहीं थी जितनी कि वो जान पड़ती थी या जितनी कि वो समझता था। उस पर सवाल या निशान बराबर लगे थे। मसलन मिसेस रोटालो की छोटी मोटी झपकी के दौरान वो क्या कर रहा था? जब टाइपराइटर खामोश होता था तब वो क्या कर रहा था? ऊपर से वो गायब था। फ्लाइट इज़ एन एविडेंस ऑफ गिल्ट। लिहाजा जब तक कोठारी फरार था तब तक पुलिस का फोकस उस पर, नमिता पर नहीं बनने वाला था। दूसरे, अब वो धनाढ्य विधवा थी, पुलिस का उससे अदब से पेश आना लाजमी था। उस बात से उसे एक नया ख्याल आया। सदा के पास काफ़ी सारे शेयर भी तो थे, जिन्हें एक बार उसने ऊपर मास्टर बेडरूम के एक दीवार के साथ लगी उसकी राइटिंग टेबल के एक दराज में पड़े देखा था। उसने सिगरेट को तिलांजलि दी और तत्काल ऊपर पहुंची। राइटिंग टेबल के दराजों को उसने कुल जहां के कागज़ों में ठूसे पाया, लेकिन शेयर सर्टिफिकेट वहाँ कहीं नहीं थे। कमबख्त ने जैसे बैंक अकाउंट बंद कराए वैसे उन्हें भी तो कैश नहीं करा लिया। तत्काल उसके जहन में सदा के स्टॉक ब्रोकर संदीप नाटकड़ी का अक्स उभरा। अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो नाटकड़ी को यकीनन उसकी खबर होगी। उसने उसे फ़ोन लगाया। हेलो। उसकी आवाज़ पहचान कर नाटकड़ी मधुर स्वर में बोला, कैसी है हमारी स्वर्ण सुंदरी? कैसा है सुंदरी का लॉर्ड एंड मास्टर? तब तक सदा की गुमशुदगी मीडिया की न्यूज़ नहीं बनी थी, इसलिए जाहिर था कि नाटकड़ी को इसकी बाबत कुछ नहीं मालूम था। उसने सदा के साथ हुए संभावित हादसे की बाबत नाटकड़ी को बताया। अरे, ये क्या कह रही हो? मजाक तो नहीं कर रही?
ये कोई मजाक करने वाली बात है? है तो नहीं। ठीक से बताओ क्या किस्सा है। कोठारी और कार का जिक्र किए बिना उसने किस्सा बयान किया। देवा, तुम्हारे तो छक्के छूट गए होंगे। है तो सही मुसीबत की घड़ी। अच्छा बताओ, फ़ोन कैसे किया? वो क्या है कि पुलिस को ये लूट मार का केस लग रहा है। किसी को सदा की इतवार सुबह की रूटीन की खबर थी। कोई समुद्र में नोडल पॉइंट पर घात लगाए बैठा था, जिसने कि सदा को लूटने के लिए उस पर हमला कर दिया था। पुलिस ये जानना चाहती है कि क्या तब सदा के पास कोई कीमती माल या कैश में कोई मोटी रकम थी। फिशिंग के लिए निकले शख्स के पास कैश में मोटी रकम का क्या मतलब? कोई मतलब तो नहीं, लेकिन पुलिस सवाल तो करती है ना। सवाल करना तो उसका काम है। हाँ वो तो है। सदा के पास काफ़ी सारे शेयर सर्टिफिकेट थे। हाँ, 60 लाख के करीब। अगर सदा ने उन्हें बेचा होगा तो स्टॉक ब्रोकर के यानी कि तुम्हारे ज़रिए ही बेचा होगा। क्या सदा ने ऐसा किया था? नहीं, वो तो उल्टे कुछ शेयर और ख़रीदने की फ़िराक में था। मैंने उसे कुछ नए इश्यूज़ का लिटरेचर भेजा ही था, जिसकी बाबत वो कहता था कि वो इतवार को फ़िशिंग के लिए निकलेगा तो बोर्ड पर उसे पड़ेगा, क्योंकि वहाँ उसके पास खुला वक्त होगा। शेयर सदा ने किसी और तरीके से बेच दिए हों, या ये हो सकता है? हाँ, ऐसा तो हो सकता है। पता कैसे लगेगा? सर्टिफिकेट तलाश करो, घर में ही होंगे। घर में जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं है। तो बैंक के लॉकर में होंगे, देखो। लॉकर में? हाँ, इसका तो मुझे ख्याल ही नहीं आया। आना चाहिए था। या तो सर्टिफिकेट उसने लॉकर में रखे होंगे, या क्या? आजकल क्या उसे पैसों की तंगी थी? क्यों पूछ रहे हो? उसका शेयर बेचने का कोई इरादा नहीं था। होता तो मुझे खबर होती, लेकिन शेयर अच्छी मजबूत कंपनियों के हों तो उन्हें बेचे बिना भी पैसा हासिल किया जा सकता है। कैसे? शेयर बैंक के पास गिरवी रखे। छत्रपति बैंक तो लिमिटेड बैंक है, वहाँ से तो सदा जैसे रसूख वाले शख्स को 90% तक लोन मिल ही गया होगा। अच्छा, मैं मालूम करूँगी। मुझे सदा की बाबत सुनकर बड़ा अफसोस हुआ। मैं उसकी सलामती की दुआ करूँगा। थैंक यू। और उसने फ़ोन रख दिया। छत्रपति कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड कांदीवली वेस्ट में था, जहां सदा का अकाउंट सिर्फ इसलिए था क्योंकि बैंक में बड़ा लॉकर लेने के लिए बैंक में अकाउंट रखना और उसमें 10,000 का मिनिमम बैलेंस रखना ज़रूरी होता था। नाटकड़ी की सुझाई दोनों बातें उसे जची थीं। या तो वो सर्टिफिकेट 60 लाख के वो सर्टिफिकेट बैंक के लॉकर में बंद थे, या सदा ने उनके बदले बैंक से लोन उठाया था, जो अगर 90% तक मिल सकता था तो 50 लाख से कम क्या ही होता। और 50 लाख रुपया, क्या वो भी हीरो की सूरत में मनी बेल्ट में था? कदम कदम पर वो कोठारी से खिलाफ होती जा रही थी, जो पता नहीं कितना पैसा लेकर उड़ गया था। वो कांदीवली वेस्ट पहुंची। छत्रपति बैंक में वो सीधे मैनेजर के कैबिन में पहुंची। भीतर कदम रखती वो थमक कर खड़ी हो गई। मैनेजर के सामने एसीपी मनोहर पावटे और इंस्पेक्टर नगरकर बैठे हुए थे। हाँ, ये मिसेज पुणेकर, आप लोग यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं? क्या ड्यूटी कर रहे हैं? हमें मालूम पड़ा था कि आपके हस्बैंड का यहाँ लॉकर है। हम उसे चेक करना चाहते हैं। आप ऐसे किसी का लॉकर खोल सकते हैं? आम हालत में तो नहीं खोल सकते, लेकिन आपके हस्बैंड के मामले में हालात आम कहाँ हैं? आप इनकी वर्दी का रोब खाकर इनके सामने पीछे जा रहे हैं? वो मैनेजर की तरफ घूमी और गुस्से से बोली। ऐसी कोई बात नहीं है मैम, लेकिन लॉकर की बात अलग है। लॉकर खुला पड़ा है। कैसे खुला पड़ा है? मिस्टर पुणेकर खुला छोड़ के गए थे, चाबी भीतर डाल गए हैं। ऐसे कैसे हो सकता है? आप खुद चल कर देख लीजिए। नमिता अनिश्चित सी खामोश खड़ी थी। बैठ जाइए प्लीज़। उसने बैठने का कोई उपक्रम नहीं किया। आप यहाँ कैसे आई? पावटे ने पूछा। वो लॉकर का ही पता करने आई थी। लॉकर तो मैनेजर साहब बता रहे हैं कि खाली है। खाली है या खाली कर दिया गया है? खाली कर दिया गया है मैम, मैनेजर बोला। आपको कैसे मालूम? ग्राहक के लॉकर ऑपरेट करते वक्त उसके पास तो कोई मौजूद नहीं होता। ग्राहक की खुद की फरमाइश पर हो सकता है। क्या मतलब? डीलिंग क्लर्क कहता है कि पुणेकर साहब ने खुद उसे आवाज़ देकर बुलाया था और अपने शेयर सर्टिफिकेट रखने को उससे एक बड़े लिफाफे का इंतज़ाम करने को बोला था। शेयर सर्टिफिकेट रखने के लिए? अब क्लर्क कहता है उन्होंने खुद बोला था कि शेयर सर्टिफिकेट रखने हैं। कहता है कि ढेर सारे सर्टिफिकेट तब उनके हाथ में थे
लॉकर का ढक्कन तब खुला था और क्लर्क ने साफ देखा था कि भीतर से वो बिल्कुल खाली था। तो वो कब यहाँ आए थे? परसों सुबह। आपके बैंक से उन्होंने कोई लोन उठाया था? नहीं। जो सर्टिफिकेट वो ले गए थे उनके अलावा उनके पास और भी सर्टिफिकेट्स हों जिन्हें गिरवी रखकर उन्होंने कोई कर्ज लिया हो? नहीं। आप बेसमेंट में चल के लॉकर देखना पसंद करेंगी? नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैडम आप प्लीज़ बैठ जाइए, पावटे नम स्वर में बोला। नहीं मैं, वरना हम खड़े हो जाते हैं। मैं जा रही हूँ। अभी रुकिए, इत्तेफाक से आप यहाँ मिल ही गई हैं तो मैंने आपसे कुछ पूछना है। क्या? आप बैठिए ना। वो धम से एक कुर्सी पर बैठी। मैनेजर साहब, पावटे मैनेजर की तरफ घूमा। आप जहाँ इंस्पेक्टर साहब को लॉकर दिखाइए। मैनेजर हिचकिचाता हुआ अपनी कुर्सी से उठा, फिर नगरकर को साथ लेकर वहाँ से बाहर निकल गया। पीछे पावटे फिर नमिता की तरफ आकर्षित हुआ। हमने आपके हस्बैंड की बोर्ड का जब मुआयना किया था तो पाया था कि मास्टर स्टेट रूम में एक सेफ़ थी। आपको सेफ़ की खबर है? नमिता ने सहमति में सर हिलाया। मैं बोर्ड्स के बारे में ज़्यादा नहीं जानता। उनमें ऐसी सेफ़ होना आम बात होती है। बड़े कैबिन क्रूज़र में जैसा कि मरमेड था तो होती ही है। तो जाहिर है कि कीमती सामान महफूज रखने के लिए होती होगी। मैडम, हमने सेफ़ का दरवाज़ा खुला पाया था और सेफ़ को यहाँ के लॉकर की ही तरह खाली पाया था। सेफ़ में कुछ नहीं था। नमिता खामोश रही। होता तो क्या होता? क्या होता तो क्या होता? अमूमन क्या रखते थे मिस्टर पुणेकर उस सेफ़ में? कैश, ज्वेलरी या शेयर सर्टिफिकेट? मुझे नहीं मालूम। जो शेयर सर्टिफिकेट यहाँ जिक्र का मुद्दा है उनकी वैल्यू का कोई अंदाज़ा है? मुझे कोई अंदाज़ा नहीं। हाँ, आपको ये तो मालूम है ना, आपके हस्बैंड के पास कई कंपनीज़ के शेयर सर्टिफिकेट थे। हाँ, ये मुझे पता है। कैसे पता? डाक से डिविडेंड के चेक आते हैं और कई तरह के सर्कुलर वगैरह आते हैं। कुछ तो मालूम हो ही जाता है ना। लेकिन निश्चित रूप से कुछ नहीं मालूम। आपके हस्बैंड ने कभी आपको ये नहीं बताया कि कुल जमा कितनी रकम के शेयर उनके पास थे? नहीं, और आपने कभी पूछा भी नहीं। मैं उनसे ऐसे सवाल नहीं करती थी। ज़रूर नहीं करती होंगी क्योंकि ऐसी बातें पति पत्नियों को अमूमन खुद बताते हैं, नहीं? लेकिन मेरा सवाल करना फिर भी ज़रूरी था क्योंकि हम इस संभावना को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि बोर्ड पर आपके हस्बैंड के साथ लूटपाट की वारदात हुई थी। बोर्ड की सेफ खुली पाया जाना, खाली पाया जाना इस बात की तस्दीक करता है। यहाँ का लॉकर खाली पाया जाना भी इस बात की तरफ इशारा है। आपके हस्बैंड ने यहाँ से शेयर सर्टिफिकेट निकाले और ले जाकर बोर्ड की सेफ में रखे जहाँ से वो लुट गए और जहाँ उनके साथ भी जो बीती बुरी बीती। बोर्ड की सेफ में किस लिए? अब मैं कोई वजह बयान नहीं कर सकता, शायद आप कर सकती हो। नहीं, मैं भी नहीं कर सकती। मेरा सवाल उनकी कीमत, उनका वैल्यू की बाबत भी था। मुझे कीमत का कोई अंदाज़ा नहीं, मुझे इस बाबत कुछ नहीं मालूम। दैट्स टू बैड। बाय द वे, उनका स्टॉक ब्रोकर कौन है? स्टॉक ब्रोकर? शेयर्स के सौदे स्टॉक ब्रोकर्स के जरिए ही होते हैं ना। शेयर्स की खरीद फरोख्त करने वाले सब साहिबान के स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं। आपके हस्बैंड का भी कोई ज़रूर होगा। कौन है? संदीप नाडकड़ी। कहाँ पाया जाता है? कांदिवली ईस्ट में, उधर दत्तानी पार्क रोड पर सतपुरा इन्वेस्टमेंट्स के नाम से उसका ऑफिस है। उसे तो आपके हस्बैंड के स्टॉक की बाबत ज़रूर मालूम होगा। फ़ोन नंबर बोलिए, अभी पूछता हूँ। फ़ोन नंबर तो मुझे ज़बानी याद नहीं, लेकिन क्या लेकिन? मुझे कुछ याद आ रहा है कि वो एक बार फ़ोन पर एक सिलसिले में किसी से, शायद नाटकड़ी से ही कुछ बात कर रहे थे और तब शायद उन्होंने कहा था कि उनके पास 60 लाख की फेस वैल्यू के शेयर थे। बाय द वे, आपके नए पड़ोसी वकील साहब कोठारी साहब लौटे? नहीं, अभी तो नहीं। अभी तो एक ही दिन हुआ है उन्हें गए। 2-3 दिन बाद लौटने को बोल के गए थे। शायद उसके भी बाद ऐसा बोला था उन्होंने। हाँ, बोला तो था। वो लौटेंगे तो आपकी कार लौटेगी, सोनाटा बोला था ना। मैंने पता किया था, 11 लाख की आती है। नहीं? हैरानी है, इतनी कीमती नई कार आपने 2000 किलोमीटर की ड्राइव के लिए वकील साहब को दे दी? मैंने नहीं, मेरे हस्बैंड ने बाकायदा ज़िद करके आपने बोला। हाँ, हैरानी है। आप कुछ और पूछना चाहते हैं?
नहीं शुक्रिया, फ़िलहाल इतना काफ़ी है। कुछ और पूछना होगा तो हाजिर भरेंगे। तो मैं अब चलूँ? हाँ ज़रूर। वो उठी और वहाँ से बाहर निकली। कमीना कंजर। बाहर को बढ़ती वो कोठारी को कोस रही थी। ज़रूर वही शेयर सर्टिफिकेट भी ले गया था। धोखेबाज, लालची कुत्ता। लेकिन फिर उसने सोचा, सर्टिफिकेट ले जाने का फ़ायदा क्या? सदा के साइन के बिना उन्हें बेचा तो नहीं जा सकता था। ज़रूर उसने सदा के होश में आने का इंतज़ार किया था और सारे सर्टिफिकेट्स पर जबरन एंडोर्समेंट कराने के बाद उसे ख़त्म किया था। हे भगवान, क्यों सदा ने अपने शेयर बोर्ड की सेफ में रखे? क्योंकि बकौल नाटकर्णी वो और शेयर खरीदने की फ़िराक में था। नई खरीद की अर्जी भरते वक्त पुराने शेयरों के नंबरों का हवाला देना ज़रूरी होता था, इसलिए वो अपने तमाम के तमाम शेयर ही बोर्ड पर लेके चला गया था। गोली लगे कमीने को। पावटे को उसने नई पुड़िया सरका दी थी कि कोठारी और भी देर में वापस लौट सकता था, लिहाजा सुरक्षित फरार हो जाने के लिए उसे और वक्त दरकार था। जितनी ज़्यादा वो बात पुलिस के दिमाग में पैवस्त होती, उतनी ही ज़्यादा वो खुद को सुरक्षित महसूस करती। वो बैंक से बाहर निकली। फुटपाथ पर एक छोकरा मिड डे बेच रहा था। दूर से ही उसे उसकी सुर्खी दिखाई दी। गोरई का व्यवसाय समुद्र में गायब। फिशिंग को निकला, लौट कर न आया। नोडल पॉइंट पर बोट खाली तैरती पाई गई। उसने अखबार लेकर पूरी खबर पढ़ी। पुलिस के हवाले से सदानंद पुणेकर के साथ हुए संभावित हादसे पर उन्होंने उसमें सविस्तार लिखा था। उसने अखबार को तह करके अपने बैग में रख लिया। वो मलाड वेस्ट पहुंची, जहाँ की वो पोस्ट ऑफिस था जहाँ से उसने स्पीड पोस्ट भेजी थी। वो काउंटर पर पहुंची। उसने काउंटर क्लर्क को रसीद दिखाई। मैंने सुबह ये चिट्ठी, वो बोली, स्पीड पोस्ट से मैंगलोर भेजी थी। क्लर्क ने रसीद पर निगाह डाली। हाँ भेजी थी। मैं ये चिट्ठी वापस चाहती हूँ। ये तो नहीं हो सकता। सुनो, उस चिट्ठी के लिफाफे में गलती से मेरा एक चेक बंद हो गया है। चिट्ठी मैंगलोर पहुँच गई तो वो मुझे कई दिनों के बाद मिलेगा। हो सकता है ना भी मिले। वो चिट्ठी मुझे वापस मिलना ज़रूरी है। बदले में अगर तुम कोई सेवा, कोई पैसा। वो बात नहीं है मैडम। वो क्या है कि लंच तक बुक हुई सारी स्पीड पोस्ट जीपीओ भेजी जा चुकी हैं, इसलिए यहाँ आपको आपकी चिट्ठी नहीं लौटाई जा सकती। ओह, जीपीओ कहाँ है? फोर्ट में, जो कि वहाँ से मुंबई का दूसरा सिरा था। असहाय भाव से गर्दन हिलाती वो बाहर निकली। वो फोर्ट और आगे जीपीओ पहुँची। वहाँ उसने सॉर्टिंग विभाग के जिस क्लर्क को पकड़ा, उसे स्पीड पोस्ट की रसीद के साथ ही पहले ही 100 का नोट थमा दिया और फिर अपना मंतव्य उसे समझाया। पता करता हूँ, आप यहीं ठहरिए। नमिता ने सहमति में सर हिलाया। असाधारण रूप से ऊंची छत वाले विशाल हॉल में बेशुमार डाक कर्मचारियों को देखकर वो देखती रही और प्रतीक्षा करती रही। 5 मिनट बाद वो वापस लौटा। वो डाक तो निकल गई मैडम। कहाँ निकल गई? मैंगलोर। कैसे? इधर से एयरपोर्ट गई, आगे हवाई जहाज़ से मैंगलोर। वहाँ जाने से कोई फ़ायदा होगा? नको, अभी तक डाक लोडिंग एरिया में पहुँच चुकी होगी, जिधर जाना मना है। उस चिट्ठी को हासिल करने का कोई और तरीका? एक ही है। क्या? दूसरे सिरे को थामिए। दूसरा सिरा? मैंगलोर। डाक से पहले आप मैंगलोर पहुँची। बहुत अच्छी राय दी, बहुत आसान काम बताया, शुक्रिया। वो जीपीओ से बाहर निकली। क्लर्क की राय उसके लिए बहुत अव्यवहारिक थी, लेकिन गलत नहीं थी, नाजायज़ नहीं थी। उसने उस पर दूसरे तरीके से अमल करने का फ़ैसला किया। एक पब्लिक टेलीफोन से उसने खेत कॉल लगाई। तत्काल उत्तर मिला। जूली बोलती हूँ, वो अपने स्वर में मत भरती हुई बोली। जूली? नाना मराठे की अचरज भरी आवाज़ है। नहीं बोली तो सालों नहीं बोली, बोली तो महीने में 2 बार बोल पड़ी। ऐसे ही है। अभी क्या है, तेरा काम तो हो गया है। मेरे को पक्की करके मालूम, वासन के लड़के स्मिथ में कोई खोट, कोई लोचा नको तो बोले तो। और काम है ना, इससे ज़्यादा डिफ़िकल्ट करके, ज़्यादा कड़क करके। क्या? डैडियो, अपने जूली का काम करके देने का, टालने का नहीं। बोल क्या काम? अभी मैं खेड नहीं आ सकती। वांदा नहीं, मैं मुंबई आता है ना। बोल किधर इच तू? देखो, दोनों तरीक़ों से टेम खोटी होगा। काम ऐसा कि टेम का तोड़ा। काम बोल। डैडियो करके देने का, टालने का नहीं। हो गया तो गुजरे टेम के सारे गिले शिकवे एक ही बार में खल्लास कर दूंगी। काम बोल। मैंगलोर जाने का है। कल उधर का जीपीओ खुलने से पहले पहुंचने का है। जीपीओ 10 बजे खुलता होगा। खुलते ही उधर एंट्री मारने का। लाइन पर खामोशी छा गई। क्या हुआ?
सांप सूंघ गया या बुढ़ापे में जूली का थैंक यू झेलने के ख्याल से हवा सरक गई? वो बात तो नहीं तो। अरे खड़े पैर मैंगलोर, अपनी जूली की खातिर। अरे खेत से तो प्लेन नहीं जाता ना, उधर मुंबई आना पड़ेगा, प्लेन का टिकट निकलवाना पड़ेगा। इतना कम टाइम में सब कैसे होएगा? होएगा ना, नाना करेंगा तो होएगा, क्यों नहीं। लेकिन बात क्या है, जाना क्यों है मैंगलोर? नमिता ने उसे बताया। देवा, खाली एक चिट्ठी की खातिर? जूली की खातिर। करना क्या उधर जाके? चिट्ठी काबू में करने का। कोई दूसरा भी चिट्ठी की ताक में होगा, वो पहले काबू में कर ले तो उसको काबू में करने का है। किसको? जिसके नाम चिट्ठी लिखी, कपिल कोठारी। और वो सीधे से काबू में ना आया तो टेढ़े से काबू में करने का। बोले तो खल्लास। एक चिट्ठी की खातिर? जूली की जान की खातिर, जो उस चिट्ठी में अटकेली है। चिट्ठी काबू में आ जाए तो क्या करना, लाके तेरे को देना? नको, उधर ही फिनिश करने का। हाथ आते ही माचिस दिखाने का, खोलने का भी नहीं। जैसे ही छाता है माचिस, राख हवा में। क्या? ठीक, मैं करता कुछ, सब कुछ। हाँ हाँ, थैंक यू डैड यू। जूली तुम्हारा ये एहसान ताज जिंदगी नहीं भूलेगी, और एहसान का बदला यूँ चुकाएगी कि गिला करोगे कि जूली का कोई काम पहले क्यों नहीं अटका। ऐसा? हाँ। और हाँ, जो भी खर्चा होगा सब मेरे जिम्मा। ओके, चलो अभी रखती हूँ मैं। शाम 8 बजे विनोद नागरकर की फिर मनोहर पावटे से मुलाकात हुई। डॉक्टर देश पांडे का कनाडा का फ़ोन नंबर मिल गया। बहुत मुश्किल से मिला, लेकिन मिल गया। कैसे, कहाँ? उसके पड़ोसी से, जिसे कि वो कोई ख़ास ज़रूरत आन पड़ने पर उसने कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा था। अच्छा, पड़ोसी कहता है कि वो परमानेंट माइग्रेंट नहीं कर गया है, फ़िलहाल वो चेंज के लिए, रेस्ट के लिए वहाँ गया है। पक्का ही बेटे के पास कनाडा में बस जाने की बाबत अभी वो सोचेगा। बहरहाल उसका कनाडा का नंबर हमें मालूम है, तो फ़ोन लगाए? हाँ, लगाया था मैंने फ़ोन, और पता चला कि डॉक्टर देश पांडे आजकल वापस मुंबई में था। दैट्स वेरी गुड न्यूज़। और मेरी उससे बात भी हो गई है। कल किसी भी वक्त आप उससे मिलने जा सकते हैं। वाह, क्या बात है तो सही एक बात, लेकिन उसकी कोई अहमियत फ़िलहाल मेरी समझ में नहीं आती। शायद आप समझ सकें। क्या बात? आपको याद होगा कि मिसेस पुणेकर ने कहा था कि कॉटेज में लिव इन सर्वेंट कोई नहीं था, सब सुबह आते थे और शाम को छुट्टी करके अपने घर चले जाते थे। हाँ, 8-7 बजे जब उन्होंने छुट्टी की थी तो सबको राउंड अप करके थाने मंगवा लिया गया था। मैंने खुद उनके बयान लिए। उनके बयानों से दो बातें, एक महज काबिल ज़िक्र और एक दिलचस्प मालूम हुई है। डॉक्टर सिंगला, जो कि अभी भी गायब है, पिछले 5-6 महीने से कॉटेज में होने वाली छोटी बड़ी पार्टीज़ में फ्रीक्वेंट विजिटर था। छोटी पार्टियां इतनी छोटी भी होती थी कि उसमें मेज़बान मियाँ बीबी और डॉक्टर, वकील के अलावा कोई शामिल नहीं होता था, और बड़ी पार्टीज़ में शिरकत 15-20 लोगों तक भी पहुंच जाती थी। ये काबिल ज़िक्र बात है? नहीं, काबिल ज़िक्र बात यह है कि डॉक्टर सिंगला मेज़बान की सदानंद पुणेकर की गैर हाजिरी में कभी कॉटेज पर नहीं आया था, जबकि वकील कपिल कोठारी सिर्फ बीवी की मौजूदगी में आया हो, ऐसा कई बार हो चुका था। खासुल खास जो ठहरा। अगर यूँ आमद से ही कोई खासम खास बन जाता है तो वो तो डॉक्टर भी हो सकता है। क्या पता उसको ऐसा फेरा नौकरों के ऑफ ड्यूटी आवर्स में लगता हो। पुणेकर 1-1, 2-2 दिन के ब्रीफ टूर्स पर मुंबई से बाहर भी जाता बताया गया है। क्या पता तब लगता हो। डॉक्टर साहब ओवरनाइट बीवी के पहलू में और सुबह नौकरों की आमद से पहले रुखसत। क्या पता सर, डॉक्टर मिले तो कुछ पता चले। उसकी नर्स कहती है कि उसने शुक्रवार शाम से उसकी शक्ल नहीं देखी। बोरीवली ईस्ट में, जहाँ की मारुति अपार्टमेंट्स के 4th फ्लोर पर वो रहता है, किसी पड़ोसी ने, किसी सिक्योरिटी गार्ड ने शुक्रवार सुबह के बाद से उसकी शक्ल नहीं देखी। कहाँ गायब हो गया? समुद्र में बह गया ना, एक्सीडेंट में सच में मारा गया होगा। तुम 1-2 दिन और उस पर वॉच रखो, उसके बाद पक्का ही सोच लेंगे कि वो निमट गया। ठीक है, अब वो बातें बोलो जो दिलचस्प हैं। सदानंद पुणेकर कपड़ों के नीचे कमर के गिर्द मनी बेल्ट पहनता था। हैवी कैश पास रखने वाले डायमंड ज्वेलर्स वगैरह पहनते हैं ना, वैसी मनी बेल्ट। 24 घंटे? क्या?
अब नौकरों ने तस्दीक की है कि कभी नहीं उतारता था। उन्हें क्या मालूम? दिन का तुम बराबर मालूम है, उठते बैठते कई बार उसे मनी बेल्ट को कंफर्ट के लिए, सहूलियत के लिए एडजस्ट करना पड़ता था। नौकर कहते हैं कि कोट ना पहने हो तो कमीज़ के नीचे से वैसे ही मनी बेल्ट का एहसास होता था, क्योंकि उसका पेट भारी था। मेड कहती है कि उसने मैडम को 2-3 बार शिकायत करते सुना था कि मनी बेल्ट उसे चुभती थी, इसलिए वो उसे घर में तो उतारा करे, लेकिन पुणेकर ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया था। कमाल है। दूर से पता चला है कि कोई कसम ही नहीं कि 7 बजे के बाद कोई नौकर उधर नहीं ठहरेगा। पार्टी हो तो एक आध जने को, बड़ी पार्टी हो तो सबको उधर रात के लिए रोक भी लिया जाता था। पावटे साहब, आप ये बात निश्चित ही जानिए कि वो मनी बेल्ट पहनता था और 24 घंटे पहन के रखता था। हम इस बात की तस्दीक मैडम से भी कर सकते हैं। उम्मीद नहीं कि वो इस बाबत गलत बयानी करेगी। क्यों करेगी? करेगी तो मुंह पर मारने को नौकरों के बयान है ना। और हो सकता है कि हस्बैंड की खास आदत की वो कोई खास वजह भी बताए। नगरकर, अगर वो मनी बेल्ट ऐसे ही कर्ण का कवच बनी हुई थी तो वो कल सुबह सवेरे तक भी उसके जिस्म पर होगी जब वो फिशिंग के लिए निकला था। हाँ, जाहिर है। तब क्या होगा उसमें? मनी बेल्ट कहलाती है तो मनी, या वो शेयर सर्टिफिकेट जो उसने कांदीवली वाले बैंक के लॉकर से निकाले थे? नहीं नहीं, वो नहीं हो सकते। वो मनी बेल्ट में समा सकने लायक आइटम तो नहीं था। तो फिर कांदीवली बैंक में, छत्रपति कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड में उसका जो अकाउंट था उसमें सिर्फ 10,000 रुपये जमा सालाना इंटरेस्ट की मामूली रकमें जमा थी, जिनमें कभी कोई गड़बड़ नहीं हुई थी। इसका मतलब है उसका यूजेबल ऑपरेटेबल अकाउंट कहीं और था। कल मालूम करना कहाँ था। श्योर सर। उस रात भरपूर ड्रिंक करने के बाद नमिता ठीक से नहीं सो पाई। कभी ऊँग जाती थी तो धूर्तता से मुस्कुराकर कोठारी का चेहरा उसके मानस पटल पर उभरने लगता था और नींद हवा हो जाती थी। कमीने ने कैसी चतुराई से उसे इस्तेमाल किया था, मजबूर किया था, धोखा दिया था, फंसाया था और अपना उल्लू सीधा हो जाने पर उसे छोड़ दिया था, धकिया दिया था। उसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ तो उसके जहन पर उस खुशगवार घड़ियों की न्यूज़ रील चलने लगी जो उसने उसके साथ बिताई थी। तमाम मुखालफत के बावजूद उसे कुछ होने लगा। वो उसकी, जिसे वो गालियों कोसनों से नवाज कर चुकी थी, कल्पना अपने पहलू में करने लगी। किसी करिश्माई तरीके से वो लौट आए तो वो क्या करेगी? दुत्कार देगी? मुंह नोच लेगी? बाहों में भर लेगी, कलेजे से लगा लेगी, भले ही वो तमाम माल पानी उजाड़ के लौटा हो। ख्याल से ही उसके दिल की धड़कन तेज़ होने लगी। अनजाने में ही वो उसे अपने पास महसूस करने लगी। ऐसी ही दीवानावार मोहब्बत थी नमिता को उस शख्स से जो उसे दगा देकर उसे मझधार में छोड़कर भाग गया था। अगले सुबह 8 बजे वो किचन में बैठी अपनी बनाई चाय चुसक रही थी और सोच रही थी क्या होगा उसका, कहाँ होगा कोठारी, क्या कर रही होगी लोकल पुलिस। शायद अखबार में नया कुछ छपा हो, लेकिन अखबार तो उनके यहाँ आता नहीं था। उसने मेड को बुलाया। मार्केट में जाओ और आज का अखबार लेकर आओ, ना मिले तो किसी पड़ोस से मांग कर लाओ। मेड अखबार के साथ लौटी, जो कि उसे मार्केट में ही मिल गया था। नमिता ने देखा कि अखबार के पहले पृष्ठ पर ही सदा की बाबत खबर थी, जिसकी सुखी थी। क्या गोरई के गुमशुदा व्यवसाय को लूटा गया था? उसने जल्दी जल्दी सुर्खी के नीचे की खबर पढ़ी। पुलिस के हवाले से अखबार ने इस बात पर ज़्यादा जोर दिया था कि वो लूट की वारदात थी, जिसका विरोध करते हुए सदानंद पुणेकर की जान गई। लेकिन अखबार में दुर्घटना की संभावना को भी दरकिनार नहीं किया गया था। साथ में पुलिस का दावा छपा था कि वो 72 घंटे में असलियत को उजागर करने में कामयाब हो जाएंगे। और आखिर में छपा था कि वारदात की बाबत कमेंट करने के लिए मिसेस सदानंद पुणेकर उपलब्ध नहीं थी। तभी उसे फ़ोन की घंटी सुनाई दी। अखबार बगल में दबाए वो ऊपर बेडरूम में पहुंची। वहाँ उसने फ़ोन की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि घंटी बजनी बंद हो गई। बुरा सा मुंह बनाती वो वापस लौटने लगी तो घंटी फिर बजने लगी। मिसेस पुणेकर स्पीकिंग। मिसेस पुणेकर, मैं डॉक्टर S.K. जायसवाल बोलता हूँ, पनवेल से। मैंने अभी आपके हस्बैंड की बाबत पेपर में पढ़कर यकीन करने को जी नहीं चाहा। क्या वाकई? जी हाँ, बहुत अफसोस हुआ। हैरानी है कि इतने सीजन्ड एंगलर के साथ ऐसा हादसा हुआ। हादसा? हाँ, मेरे को पुलिस के लूट वाले वर्जन पर एतबार नहीं है। जब पहले कभी ऐसी वारदात नहीं हुई तो अब भला क्यों होगी? कभी तो पहल होनी ही होती है। नो, आई कांट बाय इट।
हादसा ही हुआ। मुझे दुख है कि मिस्टर पुणेकर के साथ हुआ। मिसेस पुणेकर, आप मुझे और मेरी वाइफ को अपने गम में शरीक समझिए और कोई सेवा हो तो ज़रूर बताइए। जी। आपके पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है? जी हाँ है। आप चाहें तो कुछ अरसे के लिए मेरी वाइफ आपके पास आ सकती है। थैंक यू, लेकिन अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। होगी तो मैं आपको खबर करूँगी। जी बिल्कुल, मैं आपको फिर कॉल करूँगा। सो नाइस ऑफ यू सर। लाइन कट गई। उसने रिसीवर क्रैडर पर रखते ही घंटी फिर बज उठी। वो हिचकिचाई। फिर कोई संवेदना प्रकट करने वाला होगा। ऐसा फ़ोन तब आते ही रहने थे, लेकिन सुने बिना गति भी तो नहीं थी। उसने फिर रिसीवर को क्रैडर पर से उठाया और कान पे लगाया। मिसेस पुणेकर? बोल रही हूँ। मैंने पुणेकर साहब की बाबत छापे में पढ़ा, बहुत अफसोस हुआ। अभी ये सोच के आपको फ़ोन किया कि बंगले के डील की बाबत आपको मालूम ही होगा। कौन सा बंगला? कौन सी डील? आप कौन बोल रहे हैं? मैं प्रांजपे, कैपिटल प्रॉपर्टीज से। मैडम, मैं फिगारो आइलैंड के बंगले की बात कर रहा था, जिसकी खरीद की बाबत अपनी ज़िंदगी में पुणेकर साहब सोच रहे थे। अपनी ज़िंदगी में? ठहर जा कमीने, तेरे को गारंटी हो भी गई कि वो इस दुनिया में नहीं थे? तो प्रत्यक्षता वो बोली। क्या सोचा? उन्होंने नहीं सोचा तो आपने क्या सोचा? अभी मैंने कुछ नहीं सोचा। आपको डील की बाबत जानकारी तो है ना? डील की बाबत है, पर आपकी बाबत नहीं, आपकी फर्म की बाबत नहीं। तो जानकारी नहीं है आपके पास, वो जानकारी आपको अब मैं दे रहा हूँ। मैडम, आप क्या चाहते हैं? यही जानना चाहता हूँ कि उनकी गैर हाजिरी में उनकी जगह आप कोई डिसीज़न लेंगी या नहीं? आपको बड़ी जल्दी है डिसीज़न की? जी, मैं उस प्रॉपर्टी को पुणेकर साहब के लिए, आप लोगों के लिए होल्ड किए हूँ। कल के बाद मैं उसे होल्ड किए नहीं रह सकता, इसलिए कोई इमीडिएट फैसला ज़रूरी है। इसलिए मैंने आपको फ़ोन लगाया, जबकि मैं जानता हूँ कि ऐसी बातें करने के लिए मुनासिब वक्त नहीं है। लेकिन अगर हमने उस बंगले का ख्याल छोड़ दिया है। ये आपका फाइनल फैसला है? हाँ। तो फिर कहाँ शिफ्ट कर रही हैं? शिफ्ट? हाँ। क्यों? आपको मालूम है क्यों? नहीं, मुझे नहीं मालूम। ठीक है फिर। और लाइन कट गई। नमिता ने भी रिसीवर वापस क्रैडर पर रखा और फिर वहीं एक कुर्सी पर बैठ गई। उसके लिए ये भी बुरी खबर थी कि फिगारो आइलैंड की जिस प्रॉपर्टी पर उसकी निगाह थी, उसकी खरीद की बाबत अभी उसने कुछ नहीं किया था। किया होता तो वो बंगला अब उसका होता। सदा की बैंकों से नकद निकासी की बाबत जानकर उसे उम्मीद हुई थी कि शायद उसने वो रकमें बंगले की कैश पेमेंट करने के लिए निकाली थी, लेकिन नहीं, वो तो उसने बाजरिया मनी बेल्ट कोठारी को परोसने के लिए निकाली थी। कोठारी के खिलाफ उसके जज्बात फिर भड़के। क्यों? जो कुछ हो रहा था कोठारी के हक में हो रहा था। एसीपी मनोहर पावटे की वयोवृद्ध डॉक्टर देश पांडे से उसके सिद्धार्थ नगर वर्ली स्थित आवास पर मुलाकात हुई। वहाँ डॉक्टर देश पांडे के ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पर नीचे ऊपर 2 फ्लैट थे। क्लिनिक जब चलता था तो नीचे के फ्लैट में चलता था और ऊपर उसका आवास था, जहाँ के ड्राइंग रूम में उसने पावटे को बिठाया। यस, डॉक्टर बोला। आपको सदानंद पुणेकर के बारे में खबर लगी? पावटे ने पूछा। हाँ भाई, लगी, अखबार से लगी। जब आपने अपनी प्रैक्टिस से वॉलंटरी रिटायरमेंट नहीं ली थी तो वो आपके रेगुलर पेशेंट थे? काफ़ी अरसे से। हाँ, फिर तो वाकफियत भी होगी, उतनी ही जितनी कि किसी भी डॉक्टर की अपने पुराने पेशेंट से होती है। सुना है कार्डियक केस था। ठीक सुना। पहले भी हार्ट अटैक झेल चुके थे? ठीक। आपको उनकी फ़िशिंग की रूटीन की भी खबर थी? हाँ, फ़िशिंग का बहुत शौक़ था मिस्टर पुणेकर को। टाइम होता तो 365 दिन फ़िशिंग करते, फ़िशिंग के अलावा कुछ नहीं करते। परसों सुबह वो अपनी हमेशा की रूटीन के तौर पर फ़िशिंग के लिए निकले थे। आपकी राय में क्या उन्हें बोट पर हार्ट अटैक हुआ हो सकता है? भाई, हार्ट अटैक का कोई शेड्यूल, कोई कैलेंडर तो होता नहीं, जब आना हो आ ही सकता है। पावटे को लगा कि डॉक्टर जानबूझकर गोल मोल टालू जवाब दे रहा था, लेकिन वो जिद भरे स्वर में बोला, मिस्टर पुणेकर के केस में ये संभावना ज़्यादा थी। क्यों? भाई, आप उनके डॉक्टर थे, आपको मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए? पावटे ने एक फरमाइशी आह भरी। सुना है उनका लाइफस्टाइल आ बैल मुझे माँ जैसा था। कैसा था? मतलब कि खुद मुसीबत मोल लेने जैसा।
उसने तुरंत जवाब नहीं दिया। वो कुछ क्षण खामोश रहा और फिर बोला, तुम पुणेकर की मेडिकल हिस्ट्री के बारे में क्या जानते हो? मैं खास कुछ नहीं जानता। हम सिर्फ वही जानते हैं जो पूछताछ से, खास तौर से उनकी बीवी से पूछताछ से मालूम हुआ। क्या मालूम हुआ? सर, गुस्ताखी माफ़, आप तो मेरे से ज़्यादा सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। नहीं तो मुझे जवाब दो। सुना है मिस्टर पुणेकर को 2 बार हार्ट अटैक हो चुका है, एक शादी से थोड़ा पहले और दूसरा अभी कोई 1-1.25 साल पहले। ऐसा सुना तुमने? जी। बीवी से? जी। और वो फिर खामोश हो गया। सर, मैं चाय पियोगे? हाँ। बनाना जानते हो? सर, बनाना तो जानता हूँ, लेकिन पीछे एक किचन है, बना कर लाओ मेरे लिए भी, तब तक मैं जवाब सोचता हूँ। यस सर। भुनभुनाता हुआ वो किचन में गया। चाय बनाए। मुंबई पुलिस का असिस्टेंट कमिश्नर बूढ़ों के लिए चाय बनाए? 70 से ऊपर का जान पड़ता है। कुड़ते हुए उसने सोचा, मेरी उम्र का होता ना तो पता नहीं क्या कर बैठता। और वो चाय के साथ वापस लौटा। थैंक यू, डॉक्टर यूँ सहज भाव से बोला जैसे पावटे का उसके घर में आकर उसके लिए चाय बनाना रोज़मर्रा की बात हो। तब उसने बमशेल छोड़ा। पुणेकर को कभी कोई हल्का भारी कैसा भी हार्ट अटैक नहीं हुआ था। पावटे ने तभी चाय का घूंट भरा था। चाय उसके मुंह से निकलकर वर्दी पर गिरते गिरते बची। जी, क्या फरमाया आपने? पुणेकर वाज नॉट अ हार्ट पेशेंट, ही नेवर हैड अ हार्ट अटैक। लाइफ स्टाइल रिलेटेड बहुत अलामतें उसे थीं। हार्ट की फंक्शनिंग में भी कभी कोई छोटा मोटा नुक्स डिटेक्ट होता था, जो कि उम्र दराज हैवी ड्रिंकर्स में, हैवी ईटर्स में आम बात होती है, लेकिन दिल का दौरा उसे कभी नहीं पड़ा। तो फिर वो ऐसा कहता क्यों था? उसके जानने वाले, खुद उसकी बीवी, ऐसा क्यों कहते थे? मुझे पहले हार्ट अटैक की बात को सुनकर ऐसा लगा कि मतलब उन्हें हुआ है, और दूसरा भी उन्होंने, उसकी वाइफ ने मुझे बताया। अगर उसे अटैक नहीं हुआ था तो क्यों वो हॉस्पिटल केस बना था? क्यों वो नर्सिंग होम में भर्ती रहा था? क्यों वो वहाँ एक अरसा आपकी मुतवातर देखभाल में रहा था? ये जो तुम मुझसे पूछ रहे हो वो लगता एक सवाल है, लेकिन असल में कई सवाल हैं, और हर सवाल का अपना जुदा जवाब है। पहला, वो हॉस्पिटल केस क्यों बना? ऐसा तब हुआ था जब उसने एक पूरा दिन पिकनिक के तौर पर अपनी बीवी के साथ अपनी मोटर बोट पर गुजारा था। और होने के पीछे वजह कई थी। मसलन पिछली रात इतनी पी थी कि उस रोज़ हैंगओवर महसूस कर रहा था। हैंगओवर की वजह से कुछ खाया पिया नहीं, और बीवी कहती है कि बोट पर पूरी बोतल पी गया। ऊपर से उस रोज़ चिलचिलाती धूप थी, जो अकेली ही किसी को धराशायी कर देने के लिए काफ़ी थी। इन तमाम बातों का सामूहिक नतीजा ये हुआ कि एकाएक कोलैप्स कर गया, लेकिन उसके एग्जामिनेशन पर पाया गया कि उसे कोई कोरोनरी डैमेज, आम जबान में हार्ट अटैक जिसे कहते हैं, नहीं हुआ था। उसे किसी स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ रेस्ट की ज़रूरत थी। और रेस्ट के लिए नर्सिंग होम में भर्ती था? डी एडिक्शन के लिए, एक्सेसिव अल्कोहल अब्यूज़ का असर दूर करने के लिए। रेस्ट तो अपने आप हो ही जाता। आप ये कहना चाहते हैं कि आपने उसका अल्कोहलिज्म का इलाज किया था? अल्कोहलिक तो वो एक मुद्दत से था। उसकी ये हालत इलाज से बाहर थी, क्योंकि वो बाज नहीं आता था, अपने पर कंट्रोल करने की कोई मंशा नहीं जताता था, समझता था जैसा चल रहा था बढ़िया चल रहा था। तो उसको लीवर की खराबी के लिए नर्सिंग होम में भर्ती होना पड़ा था। ओह, और तुम्हारी जानकारी के लिए, लीवर मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है, और उसमें खुद को ठीक कर लेने की अद्भुत क्षमता होती है। लीवर को अगर आधा काट कर फेंक भी दिया जाए ना तो भी वो काम करता है। 3/4 खराब हो तो भी परहेज से, इलाज से ठीक हो जाता है। वो भी ठीक हो गया था। उसे इस वर्किंग के साथ और इस वार्निंग के साथ नर्सिंग होम से डिस्चार्ज किया गया था कि उसने अपने ड्रिंकिंग पर कंट्रोल रखना था। या तो पीनी नहीं थी या मर्यादा में पीनी थी। तो उसने वार्निंग पर अमल किया? कहाँ किया? नहीं किया। यही नहीं, इस बात को भी मुकम्मल तौर से छुपा कर रखा कि ओवर ड्रिंकिंग की वजह से ही उसका लीवर खराब हुआ था।
वो खड़े पैर कोलैप्स कर गया था और मरते मरते बचा था, लेकिन नर्सिंग होम की लंबी हाजिरी का उसने कोई तो जवाब देना था। क्या जवाब दिया? ये कि हार्ट अटैक आ गया था। तो सर, ये तो एक गुनाह छुपाने के लिए उसने बड़ा गुनाह कबूल कर लिया। हाँ, लेकिन उसकी बीवी से तो असलियत छुपी नहीं रह सकती थी। उसे तो असल बात यकीनन मालूम थी। उसने उसके कंफर्म्ड हार्ट पेशेंट करने की इतनी तस्दीक क्यों की? उसे तो मालूम होना चाहिए था ना कि पुलिस को हकीकत की खबर लग ही जाएगी। वो वही तो बताती जो उसे बताया जाता। यानी कि अपनी तरफ से बीवी ने जो कहा सच कहा था। हाँ, नर्सिंग होम में मरीज हो तो मरीज के खैर ख्वाह डॉक्टर से ही तो पूछेंगे ना कि उसे क्या हुआ था। डॉक्टर कहता कि मरीज को हार्ट अटैक हुआ था, तो क्यों कर वो खुद एग्जामिन करके देखती कि ऐसा था या नहीं। आपने बीवी से कहा कि पुणेकर के कोलैप्स कर जाने की वजह हार्ट अटैक थी। मरीज के कहने पर किया, पुणेकर की जिद पर। उसने ऐसा कहलवाया इसलिए कहा। आइंदा भी उसके राज को राज ही रखा। तो फिर आपने अब क्यों नहीं रखा? दो वजह हैं। एक तो पूछने वाली पुलिस है, पुलिस का आला अफसर। दूसरे, अब क्या फ़र्क पड़ता है, जिसका राज था जब वो नहीं रहा तो अब असलियत जुबान पर लाने से उसका क्या बिगड़ जाने वाला है। या आपको इस बात का पूरा यकीन है कि वो नहीं रहा? भाई, अखबार की कहानी तो यही कहती है, असल बात कुछ और हो तो तुम बता दो। नहीं, असल बात कुछ और नहीं है। हालात का इशारा साफ इस तरह है कि हार्ट अटैक और नो हार्ट अटैक वो ख़त्म। पहले हमारी एक थ्योरी ये थी कि शायद फिरौती के लिए उसको अगवा किया गया था, लेकिन अब उस थ्योरी में कोई दम हमें नहीं दिखाई देता, क्योंकि अभी तक फिरौती की कोई मांग सामने नहीं आई। अगवा हुआ होता तो 24 घंटे के भीतर फिरौती की मांग होती। यू आर राइट देयर। बहरहाल बात कुछ और हो रही थी। हाँ, बात ये हो रही थी कि उसे हार्ट अटैक नहीं हुआ था, उसका लीवर ख़राब हो गया था। इस बात में मैं उसका राजदार था। लेकिन इस प्रपंच की वजह क्या थी? वो अपने आप को लीवर की बीमारी से उभरा हुआ भी तो बता सकता था। इसमें कौन सी तबाही आ जाती? भाई, वो क्या है कि पहले मैं भी नहीं समझा था कि वो लीवर का, अपने अल्कोहलिज्म का नाम इसलिए नहीं लेना चाहता था कि उसकी बीवी उसे हरगिज़ वैसी बेतहाशा ना पीने देती जैसा पीने का वो आदी था। हार्ट के पेशेंट को मर्यादा में ड्रिंक करने की पाबंदी नहीं होती, इसलिए उसने लीवर वाली बात छुपा कर रखी और हार्ट अटैक वाली स्टोरी पेश की। लेकिन असल में ये बात भी नहीं थी। बात ये थी कि पुणे का बेताशा पी पी कर नपुंसक हो गया था। जी हाँ, ही वॉज सेक्सुअली इम्पोर्टेंट। पावटे हैरान शक्ल बनाए खामोश बैठा रहा। अपनी नपुंसकता छुपाने के लिए उसने हार्ट अटैक का बहाना किया। लीवर की अलामत में सेक्स करने पर पाबंदी नहीं ना, ठीक हो जाने पर तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मैसिव हार्ट अटैक के बाद पेशेंट को ऐसी हिदायत दी जाती है कि वो जोश ना खाए, इसलिए उसने अपने लिए बीवी से अलग बेडरूम ठीक कर लिया। नर्सिंग होम से डिस्चार्ज होकर जब वो घर गया था तो अपने प्रपंच को मजबूती देने के लिए शुरू में तो वो ग्राउंड फ्लोर पर एक बेडरूम में सोता रहा था ताकि उसे सीढ़ियाँ ना चढ़नी पड़ें। बाद में तबीयत सुधर गई बताकर वो ऊपर मास्टर बेडरूम में चला गया। तो ये वजह थी कि बीवी का उसके बाजू में अलग बेडरूम होने की? हाँ, कभी कभार फिर भी होशियारी आ जाती होगी तो वो या तो बीवी को अपने पास बुला लेता होगा या खुद उसके पास चला जाता होगा। कभी कभार ही तो ना, आमतौर पर तो दोनों अलग अलग सोते थे। हाँ, ताकि उसका बहाना बना रहे कि पोस्ट कोरोनरी उसे लंबे आराम की ज़रूरत थी और सेक्स उसके लिए वर्जित था। यूँ उसके अपने स्वाभिमान की, अपने ईगो की भी हिफाजत हो जाती और जाहिर ऐसा हो जाता कि वो मरा नहीं जा रहा सेक्स के लिए, सक्षम है, पाबंदी ही उसे ऐसा नहीं करने दे रही। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन दोनों पति पत्नी में बहुत लंबे समय से सेक्स नहीं हो रहा था और उनकी पत्नी इस सुख से वंचित थी। तुम कहना क्या चाहते हो? आप सोचिए, मैं नहीं सोचना चाहता। नमिता एक भली औरत है, निष्ठावान पत्नी है, और तुम पुलिस वाले, हाँ, ऐसी वाहियात बातों को हवा देते हो कि बीवी अपने सेक्स किक्स के लिए कोई दूसरा घर तलाश कर रही थी। नहीं, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। यस, बी सो। मेरा जोर इस बात पर था एक्चुअली। छोड़ो अब वो बात। आप बिल्कुल तो नहीं छोड़ सकता, कुछ तो पूछना ही पड़ेगा। मैं पुलिस इंक्वायरी पर हूँ, पिकनिक पर तो हूँ नहीं।
चाय बनाने तो मैं यहाँ आया नहीं। मैं शर्मिंदा हूँ कि मैंने तुम्हें चाय बनाने के लिए कहा। और सॉरी, वो मेरे मुंह से ऐसी बात निकल गई, मैं कहना नहीं चाहता था। एक्चुअली मुझे अल्जाइमर की प्रॉब्लम है ना। गैस ऑन करके जलाना भूल जाता हूँ, इस्तेमाल करके बुझाना भूल जाता हूँ, इसलिए मैं आपको सॉरी बोलता हूँ, मेरे मुंह से ऐसे निकल गया, बुरा मत मानिए। वो खामोश रहा। तो कब से मियाँ बीवी में जिनसी ताल्लुकात नहीं है? साल से ऊपर हो गया है। कब तक पुणे का समझता था कि वो ये भ्रम बनाए रख सकता था। आप बीवी को चरित्रवान बताते हैं, तो इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी कभी वो भी तो एग्रेसिव हो सकती है ना। वो भी तो हम बिस्तर होने की जिद कर सकती है। ये अंदेशा उसे भी बराबर था, लेकिन उसे ये भी तो उम्मीद थी ना कि देर सवेर सब नॉर्मल हो जाएगा। कैसे? जादू के जोर से? ट्रीटमेंट से? आपका मतलब है कि नपुंसकता का कोई ट्रीटमेंट वो ले रहा था? हाँ, आपसे? नहीं भाई, ऐसी बीमारियों का मैं डॉक्टर नहीं हूँ ना। किसी सेक्सोलॉजिस्ट से ले रहा था। लेकिन कामयाबी की कोई उम्मीद नहीं थी। वजह ये थी कि उसकी प्रॉब्लम फिजिकल तो थी ही, लेकिन साइकोलॉजिकल भी थी। उम्र दराज शख्स था, बीवी छोटी उम्र की थी ना, तो इसलिए उसे एक अपराध बोध था, और इस अपराध बोध के चलते वो अपनी बची कुची सक्रियता भी खो बैठता था। ओह, तो उसकी यही ट्रेजेडी थी कि शराबखोरी की वजह से उसे नपुंसकता गले पड़ी, और इसकी शर्मिंदगी शराब में घुलने लग गया। और ज़्यादा पीने लगा। देखो, ये जो नपुंसकता है, ये स्टेट ऑफ बॉडी से ज़्यादा स्टेट ऑफ माइंड है। शारीरिक बीमारी से ज़्यादा मानसिक बीमारी है। और आपने भी कहा कि उसकी प्रॉब्लम फिजिकल नहीं, साइकोलॉजिकल भी थी। तो ऐसे शख्स के लिए आपने साइकोलॉजिकल काउंसलिंग तजवीज़ नहीं की? की ना। एक टॉप के साइकोलॉजिस्ट से उसे अपॉइंटमेंट लेकर दी। उसने 2 सेशन अटेंड भी किए और जाना बंद कर दिया। पर वजह नहीं बताई उसने मुझे। शायद इस बात पर एतबार नहीं बना होगा कि उसकी प्रॉब्लम साइकोलॉजिकल थी। पर फिर उसने शादी क्यों की? उसी वजह से जो उसे महंगी से महंगी विस्की पीने, महंगे से महंगा सिगार पीने और महंगे से महंगा डिनर करने को प्रेरित करता था। महंगी खास औरत की ललक की वजह से शादी करी। और क्या, सारे विलासी पुरुष ऐसे ही होते हैं। अपनी हवस, अपनी ख्वाहिश को तरजीह देते हैं, अपनी लिमिटेशंस और हैंडीकैप को नज़रअंदाज करते हैं। नहीं समझते कि बुढ़ापे में नौजवान लड़की से शादी करना किसी किताब को बीच में से पढ़ना शुरू कर देने की तरह होता है, बल्कि औरों के पढ़ने के लिए किताब पर लाने की तरह होता है। अच्छा, बहरहाल दूसरा हार्ट अटैक को उसने अपने इम्पोर्टेंट को कवर करने का ज़रिया बनाया। पहली बार क्यों झूठ बोला? वो भी उसकी स्ट्रेटेजी थी ना। मछली के लिए चारा, यानी कि नमिता। एक हुस्न की मलिका को जिसके सब दीवाने हों, उसमें कोई अट्रैक्शन दिखाई देना चाहिए था या नहीं? हाँ, चाहिए था। आधी सदी पार कर चुके शख्स में क्या अट्रैक्शन दिखाई देता, उसे बताओ। दौलत। और खाविंद की दौलत औरत के हाथ कैसे आती है? खाविंद को खोकर। यू सेड इट माय डियर। नमिता को पहले हार्ट अटैक की कहानी उसने इसलिए सड़काई कि उसे एहसास होता कि शादी के बाद वो कभी भी जान से जा सकता था, और वो उसकी तमाम एसेट्स की मालकिन बन सकती थी। ओह, हर औरत आदतन धन दीवानी होती है। पुणे करने एंड करेक्ट चारा चुना था, जिसे कि मछली निगल भी गई थी। साथ में दूसरे हार्ट अटैक की कहानी होने वाली विधवा की उम्मीदों को और हवा देने के काम आ गई। लेकिन जान से तो वो नहीं गया। वो तो है, इसलिए भेज दिया गया। क्या क्या बोला? पुलिस को हर वारदात के हर एंगल पर गौर करना होता है। एक एंगल ये भी है कि शायद उसका कत्ल हुआ हो। बीवी इंतज़ार से आजिज़ आ गई, इसलिए। हाँ, नमिता कत्ल कर सकती है। करा तो सकती है ना। आपने उसे हुस्न की मलिका कहा। हुस्न की मलिकाओं के एक इशारे पर तो वार हो ही जाती है। इशारा थामने वाला कोई कैंडिडेट है तुम्हारी निगाह में? है तो सही। कौन? एडवोकेट कपिल कोठारी। हो नो, आप जानते हैं उसे? खूब अच्छी तरह से। तभी तो तुम्हारे पास कोई सबूत है उसके खिलाफ? नहीं, सिवाय इसके कि वो फरार है।
पावटे ने कोठारी से ताल्लुक़ रखते वाक़यात बयान किए। भाई, इतनी सी बात पर तुम्हारा उसको फ़रार कहना तो गलत है। फ़रार कहना तो उसे पहले ही बिना किसी सबूत के मुजरिम करार देना हुआ। बड़ी हद तुम ये कह सकते हो कि वो क्वेश्चनिंग के लिए उपलब्ध नहीं है। चलिए ऐसा ही सही, तुम पुलिस वालों की स्पेशलिटी बताई जाती है कि बटन हाथ लग जाए तो उस पर कोट टांगने की कोशिश करते हो। कोठारी के मामले में भी तुम ऐसा ही कर रहे हो। क्या करें, पुलिस की नौकरी जो ठहरी, कभी केस खुद बनता है, कभी बनाना पड़ता है। मुजरिम ना सूझे तो जो सूझे उसके मुताबिक मुजरिम का तसव्वुर करना पड़ता है। बहरहाल आपने हमारी हार्ट अटैक वाली थ्योरी की तो टांग तोड़ दी। पुणेकर के किसी बुरे अंजाम की वजह हार्ट अटैक नहीं हो सकती। हो भी सकती है। हट्टे कट्टे एंड चौकस तंदुरुस्ती वाले आदमी को भी तो हार्ट अटैक हो ही जाता है। हार्ट अटैक कोई आसमानी बिजली की तरह तो है नहीं, पता नहीं कब गिरे। लेकिन पुणेकर को अगर हार्ट अटैक हुआ है तो यकीन जानो वो पहला है, तीसरा नहीं। ठीक, तुमने आत्महत्या पर विचार किया नहीं जान पड़ता। आत्महत्या? आपके ख्याल से पुणेकर ने आत्महत्या की होगी? भाई, तुम्ही ने तो कहा कि पुलिस को केस को हर संभावना पर विचार करना पड़ता है। अब ये भी तो एक संभावना है ना। आत्महत्या किस लिए? इम्पोर्टेंट से आजिज आ गया, शर्मिंदगी की वजह से। जो काम घर बैठे हो सकता था उसके लिए सुबह सवेरे मुंह अंधेरे उठकर समंदर में जाने का क्या मतलब? सनक, जुनून, बीवी के लिए कम से कम जहमत पैदा करने की ख्वाहिश। मैं सोचूंगा इस बाबत भी। आप एक बात बताइए। पूछो। आपको पुणेकर से ताल्लुक़ रखती इतनी बातें कैसे मालूम, जबकि आप तो एक अरसा से कनाडा में हैं? फ़ोन से संपर्क बना रहता है ना। पुणेकर आपको कनाडा फ़ोन करता था? अक्सर। अब भी आप वापस कैसे लौटे? मैं वहाँ का माहौल देखने गया था, रहन सहन जांचने गया था, परखने गया था कि मैं वहाँ रह सकता हूँ या नहीं। टूरिस्ट वीज़ा पर गया था, इतने ही टाइम का था। अब माइग्रेशन के लिए अप्लाई करूँगा। अच्छा, तो मैं ज़रूरत महसूस करूँ तो क्या फिर आपसे मिलने आ सकता हूँ? तुमको ज़रूरत महसूस होगी? हाँ, हो सकती है, वरना समझिएगा कि चाय बनाने के लिए आया। आपकी जानकारी के लिए मैं ऑमलेट भी अच्छा बना लेता हूँ। अभी तो तुम मिजाज दिखा रहे थे कि मैंने तुमसे चाय बनवाई। ओह नो सर, नेवर। अरे यकीन कीजिए, मेरा मैं मजाक कर रहा था। ठीक है, जब मर्जी हो आ जाना। थैंक यू।